सबसे पहले जब एकदम आपको इन्फॉर्मेशन आती है या वो लॉस होता है या आपको पता चलता है, तो ब्रेन उस वक्त इस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाता और पहले थॉट आपको आता है कि ये कैसे हुआ, नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि कोई इंसान डेथ को परसीव नहीं कर रहा होता। That's a defense mechanism. उसमें खुद क्या करना चाहिए? हमारे लोगों को जनरली भी वैलिडेशन नहीं करनी आती, यानी कि हम हर बात पे दूसरे इंसान को यही एहसास दिलाते रहते हैं, जजमेंटल होते रहते हैं कि मतलब तुम अच्छे मुसलमान हो या तुम बुरे मुसलमान हो। वो कहते हैं ना, एक सेइंग है, टू डील विद पेन यू हैव टू गो थ्रू द पेन। अगर आप उसके गो थ्रू नहीं करेंगे तो आप उसके साथ डील नहीं कर सकते। हम सब कहीं ना कहीं ग्रीफ में तो होते हैं। हम में से कौन सा ऐसा इंसान है जो कहे कि मैंने कभी ग्रीफ को एक्सपीरियंस नहीं किया? ये तो हम सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। लेकिन जब हमने ये एक्सपीरियंस किया भी होता है तो दूसरे की दफा में फिर क्यों हम वही बड़ी बड़ी गलतियां करना शुरू कर देते हैं? क्योंकि जब हम भी कहते हैं ना वो प्यार में फंस जाते हैं, कोई पसंद आ जाता है, तो हम एक फैंटेसी वर्ल्ड अपने दिमाग में बनाना शुरू करते हैं। और फैंटेसीज कभी भी सच होने के लिए नहीं बनती। फैंटेसी का वर्ड ही उसका क्रक्स ही है कि इट्स अ फैंटेसी इज अनरियलिस्टिक। लेकिन कुछ की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो बचपन से जवानी के जो मराहिल हैं उनमें हमेशा नेगेटिव रहते हैं और गलत चीज़ पिक करते हैं। पिटी, सेल्फ पिटी बहुत है, सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, ये उनके लिए फेस डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उनकी कोपिंग कैसे होगी, उनको कैसे अपने आप को संभाला जाएगा? दूसरा, मर्द और औरत का डिफरेंस। क्या हमें ग्रीफ में ये फील होता है कि ऐसे डिफरेंसेस हैं और उसको कैसे देखा जाए? सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली हमारी जजमेंटल ज़्यादा, सपोर्टिव कम है, ठीक है। तो इसके लिए फिर खुद आपने सोचना है कि मैंने रिमोट कंट्रोल जो है सोसाइटी के हाथ में देना है कि नहीं, ये आपके कंट्रोल में हो। क्या मैंने लोगों की बातों पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हम लोग अनफॉर्चुनेटली कंडीशन भी ऐसे हैं कि हम पीपल प्लीजिंग हैं। एक ट्रॉमेटिक ग्रीफ होता है, जैसे आजकल बहुत बच्चे सुसाइड्स की तरफ जा रहे हैं। या तो किसी ने अटेम्प्ट की है या ये कि कर लिए। और आप देखें फिर वही बात आ जाती है कि जी इसने खुदकुशी किया, खुदकुशी हराम है। तो अब वो पेरेंट्स, उनके ऊपर एक फैमिली के ऊपर एक स्टिग्मा आता है पूरा। इसी तरह कोई शख्स मिसिंग है, देखिए किडनैप हो गया, अगवा हो गया, दूसरे मुल्क में कहीं गया है और एकदम से पता ही नहीं चल रहा आप किधर है, आप उसकी पता ही नहीं जिंदा है नहीं है, खुद गायब हुआ है, क्या हुआ है, इस किस्म की बातें पता चलती हैं। तो ये दो एरियाज हैं। इसका जो ग्रीफ होता है ये किस तरह का होता है और उसे कैसे डील किया जाए? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुख, परेशानी और ऐसी कैफियत जिसमें इंसान बहुत मिजरेबल होता है, ग्रीफ में फंस जाता है, ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे समुंदर की वो मौजें और वो लहरें जो हैं साहिल की तरफ आती हैं। कभी वो आहिस्ता आहिस्ता आती हैं और हल्का हल्का दुख दे रही होती हैं, और कभी बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं जो इंसान को उड़ा देती हैं, तबाह कर देती हैं। और यही जो ग्रीफ होता है, इसमें वही इंसान कामयाब होता है जिसको तैरना आता है, जो उस समुंदर में जाता है और बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। हम देखते हैं कि ये जो दुख और परेशानी की कैफियत है, हमारा दीन इस सिलसिले में बड़ी हमें वाज़ेह रहनुमाई देता है। अगर हम अंबिया की ज़िंदगियों को पढ़ते हैं तो कोई ऐसा नबी नहीं है जिसने अपनी ज़िंदगी में दुख ना देखे और बहुत बड़े बड़े दुख देखे हैं। और उसमें हम देखते हैं कि सबसे बड़ा काम क्या होता था कि वो अल्लाह ताला के साथ फ़ौरन कनेक्ट होते थे। सूरह यूसुफ को अगर हम पढ़ें तो याकूब अलैहिस्सलाम की दुआ हमारे सामने आती है, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुस्नी इलल्लाह, कि वो क्या कर रहे हैं कि अपने दुख, परेशानी, अपना हुज़न सब अल्लाह के सामने खोल खोल कर बयान कर रहे हैं, लाइक ओपनिंग हिज हार्ट इन फ्रंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अगर हम आज के टाइम्स में देखें, कौन सा ऐसा शख्स है जिसको कोई दुख या परेशानी नहीं है? लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि उसी ग्रीफ को, उसी दुख को साल हा साल मना रहे हैं, उसकी एनिवर्सरीज हो रही हैं और उसमें हम डूबते चले जा रहे हैं, परेशान हैं, दुनियावी तौर पे भी कामयाब नहीं हो पा रहे और दीनी तौर पे भी हमारी ज़िंदगी जो है मुश्किलात में घिरी हुई है। तो हमें क्या करना है? अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, अपनी ज़िंदगी को उस नहज पे लेकर आना है कि जो भी ये दुख हैं इनको हम अच्छी तरह से डील कर सकें, उनको हैंडल कर सकें। तो ये काम होगा कैसे? आज हम इस पे बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं अम्मारा सलीम साहिबा, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और साथ ही इनकी डिग्री में आता है कि शी इज़ ह्यूमनिस्टिक इंटीग्रेटिव थेरेपिस्ट। तो हम चलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और ये सीखने की कोशिश करते हैं कि हम अपने दुखों को कैसे मैनेज करें, ग्रीफ को कैसे देखें।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू फॉर हैविंग मी डॉक्टर कवल। इट्स माय प्लेजर। अमारा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, सबसे पहले तो ये आपकी डिग्री क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तो हमने सुना हुआ है, लेकिन ये जो ह्यूमनिस्टिक इंटीग्रेटिव थेरेपिस्ट है, इसका क्या मतलब है? अच्छा, ह्यूमनिस्टिक बेसिकली डिफरेंट कोर कंडीशंस पे डिपेंडेंट है जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी बेसिक थेरेपी के लिए, जैसे अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है और एम्पैथी है, ठीक है। अच्छा, ये क्रक्स है इस थेरेपी का, ह्यूमनिस्टिक का। इंटीग्रेटिव यानी आपने जजमेंटल नहीं होना? नहीं, बिल्कुल भी। अनकंडीशनल रिगार्ड देना है अपने क्लाइंट को और एम्पैथी के साथ उसके साथ डीलिंग करनी है, उसको प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, अपने आप को उसकी जगह रख के उस चीज़ को महसूस करना है, ठीक है। सही। इंटीग्रेटिव का मतलब ये कि हर अप्रोच जो है, एक स्पेसिफिक अप्रोच हर बंदे की प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इंटीग्रेटिव से मुराद ये कि हम डिफरेंट अप्रोचेस को इकट्ठा करके उसको टेलर मेड करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉब्लम। काफी मुश्किल काम है इसमें, तो आपको भी वही बात आप जो कह रही है कि दूसरे इंसान के दुख को ऐसे महसूस करना जैसे ये मेरा दुख है। तो इसके लिए फिर आपको कांस्टेंट ट्रेनिंग में रहना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ता है। थोड़ी सी बात करते हैं ग्रीफ की, दुख की, परेशानियों की। ये जो एक परेशानी का सिलसिला है जो ग्रीफ का है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? क्या होता है ग्रीफ? अच्छा, ग्रीफ इज बेसिकली द लॉस ऑफ समथिंग, ठीक है। इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ लॉस ऑफ कनेक्शन विद समबडी और समथिंग, ठीक है। सिर्फ एक इंसान का दुनिया से चले जाना ग्रीफ नहीं है, बल्कि इट कैन बी द डेथ ऑफ अ रिलेशनशिप थ्रू डिवोर्स। सही। इट कुड बी द लॉस ऑफ योर जॉब, जिसमें आपकी मेटाफोरिकली डेथ ऑफ द इनकम दैट इज़ कमिंग इन, जो आपके पास आ रही है, रिसोर्सेज आ रहे हैं, उसकी एक मेटाफोरिकल डेथ हो जाती है। या किसी आपका घर जल गया, खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इस तरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी किस्म का भी लॉस, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, वो ग्रीफ के अंदर। यानी अगर मेरा फेवरेट ड्रेस है और मैं उसको इस्त्री कर रही हूँ और वो जल गया, हाँ, और मैं दुख मना रही हूँ, तो दैट इज ऑल्सो ग्रीफ। दैट इज ऑल्सो ग्रीफ। छोटी चीज, यानी माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक, सही। एक छोटी सी चीज से लेकर एक बड़े इंसान के लॉस तक को भी आप ग्रीफ की कैटेगरी में लेकर आते हैं, बिकॉज हम सब ये चीजें एक्सपीरियंस करते हैं और रोजाना के टर्म्स और बेसिस पे फील कर रहे होते हैं, लेकिन हमें इस चीज की अवेयरनेस नहीं, हम उसे ग्रीफ का नाम देते नहीं है, बट दैट इज व्हाट यू गोइंग थ्रू, ग्रीफ ही होता है। ठीक है। इज इट नॉर्मल टू फील दैट ग्रीफ? इसमें क्या फीलिंग्स होती हैं और क्या मतलब इसका साइकिल या कोई तो तरीकाकार है, वो क्या होता है? अच्छा, पहले तो जैसे ग्रीफ को हम एसोसिएट कर रहे हैं लॉस ऑफ समवन, ठीक है, लव वन, किसी प्यारे की डेथ होगी, तो आप ग्रीफ में डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हैं, ठीक है, और हर कोई इन स्टेजेस से गुजरता है। जैसे उसमें 6 स्टेजेस हैं, ठीक, एंगर आ जाता है, डिनायल आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, फिर आखिर में एक्सेप्टेंस आता है, उससे पहले बार्गेनिंग आता है, एंड देन एक्सेप्टेंस, और लास्ट में एक और 6 नंबर पे एक नया उन्होंने अभी डिस्कवर किया, बल्कि रिसर्च के बाद उन्होंने डिस्कवर किया, पर्सनल ग्रोथ। अच्छा, जो 6 स्टेज है टू फाइंड मीनिंग इन लाइफ, ठीक है। सही। और ये सिर्फ लॉस ऑफ समवन के बाद नहीं, लॉस ऑफ किसी प्यारे के जाने या मरने के बाद नहीं होता है। ये स्टेजेस हम हर उस एस्पेक्ट ऑफ ग्रीफ में फील कर रहे होते हैं, हम इससे गुजरते हैं, जो कि हमारे चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन ये वाले स्टेजेस से आप गुजरेंगे। इन सब स्टेजेस से आपने, इसमें कोई स्टेप्स होते हैं कि पहले ये होगा बाद में ही होगा, या कुछ भी हो सकता है? डिपेंड करता है, हर पर्सन के लिए वो चीज़ डिफरेंट होगी। जैसे कहते हैं ना, आपका फिंगरप्रिंट हर दूसरे बंदे से डिफरेंट है, इसी तरह आपका जो ग्रीफ है वो भी दूसरे पर्सन से डिफरेंट होगा। जिस तरह इंसान एक्सप्रेस करता है या फील या महसूस करता है, वो दूसरे पर्सन से कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। अगर आप एक घर में भी रह रहे हैं और आपके फर्ज करें पेरेंट किसी की डेथ होगी, जो बहन भाई भी होंगे ना, वो भी इस ग्रीफ को डिफरेंट तरीके से फील करेंगे। अच्छा, सबका क्या इस वजह से ऐसे होता है कि कभी कभी हमें दूसरों की बात नहीं समझ आती? हम कहते हैं कि मतलब मैं भी तो हूँ, मुझे देखो, और मैंने भी इतना बड़ा सफरिंग देखी या लॉस देखा। या जैसे अब आपने कहा कि अगर फैमिली मेंबर्स में से एक जो है वो ज्यादा महसूस करे, दूसरा कम, तो हम उसको सेंसिटिव बना देते हैं, ये नहीं समझते कि शायद वो डिफरेंट स्टेज से गुजर रहा है। अच्छा, इसमें एक की चीज़ है, हमेशा जब कोई किसी ग्रीफ से गुजर रहा होता है ना, आप उसको जज नहीं कर सकते, आप उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम साइकोलॉजिकल टर्म्स में एक सेंटेंस बोलते हैं कि विटनेस द ग्रीफ, डोंट कंपेयर द ग्रीफ। चाहे आप वो खुद हैं चाहे कोई और है, हम एज ह्यूमन बीइंग्स हमारी आदत होती है कि हम फ़ौरन दूसरों को देखते हैं कि अच्छा वो किस तरह कोप करे या वो किस तरह इस चीज़ से गुजरा है, तो हाय मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए क्योंकि दूसरा पर्सन इससे बेहतर कोप कर रहा है या
वो उसको ज़्यादा समझ है, मुझे नहीं है, शायद मैं गलत तरीके से इस चीज़ को महसूस कर रही हूँ। या फिर हम देख रहे होते हैं दूसरों को कि यार तुम्हारा गम इतना बड़ा नहीं है, मेरा गम ज़्यादा बड़ा था, या फलाने बंदे को देखो उसका ज़्यादा बड़ा था, तुम क्या इतना रो रही हो या रो रहे हो इसके ऊपर। हम तो छोटी छोटी बातों में भी ऐसे ही कहते हैं, अगर कोई के मेरे पेट में दर्द है, सर में दर्द है, फौरन बताते हैं कि अच्छा तुम्हें आज सर में दर्द हुआ है, मुझे तो माइग्रेन होता है, और फल्ला मैं तुम्हें क्या बताऊं कैसा माइग्रेन होता है। तो दूसरा इंसान फौरन इनवैलिडेटेड फील करता है कि भी इसको एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी क्या तकलीफ है। जब आप ये काम कर रहे होते हो तो इसका ये मतलब है कि आप उसकी फीलिंग्स को डिसमिस कर रहे हैं। ठीक है, एंड दैट इज़ नॉट हेल्पफुल। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा, कि हम चूँकि ग्रीफ इलिटरेट हैं थोड़े से, ठीक है, हमें समझ नहीं आती, हम चाहते हैं हम रश इन करें टू प्रोटेक्ट अनदर पर्सन, टू सेव दैट पर्सन फ्रॉम डिस्कम्फर्ट और पेन। हम लोग पेन को महसूस करने की हमारी आदत नहीं है, हम उससे दूर भागने की कोशिश करें और खुद भी भागते हैं और दूसरों को भी बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही है। तो जब किसी को गम या ग्रीफ में देखते हैं, किसी किस्म का कोई भी लॉस है, ठीक है, किसी चीज़ का या इंसान का, तो हम उसको तसल्ली और ढारस देने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस दौरान हम कहीं ना कहीं कुछ गलती कर जाते हैं, जब हम उसको अपनी या तो एग्जाम्पल दे रहे होते हैं या किसी और की, उसको ये महसूस कराने के लिए कि नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आप उसको वैलिडेट करें, आप अंडरस्टैंड करें कि उस वक्त उसका गम बड़ा है, उसका लॉस बड़ा है और वो इन फीलिंग्स से गुजरेगा। आपने बस उनको ये बताना है कि नहीं मैं हूँ इधर, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत है, शायद मैं तुम्हारे गम को या लॉस को इस वक्त समझ नहीं सक रही या सकता, बट ये कि अगर तुम मुझे कुछ कहना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा मजीद जानना चाहूँगी, जैसे आपने जो स्टेजेस बताए हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि हम उनको थोड़ा सा समझें भी ना, कि हमारे सामने अपने लिए भी समझें कि भाई अगर मुझे ये महसूस हो रहा है तो ये है क्या और मुझे करना क्या चाहिए, और अगर कोई मेरे सामने ये वाला स्टेज इसमें है तो उसको भी मैं थोड़ा सा आइडेंटिफाई करूँ। और फिर वही बात है कि हम लॉस्ट होते हैं कि दूसरे को सहारा कैसे देना है, ये नहीं हमें समझ आ रही होती है ऐसे मौके पे। तो जैसे आपने बताया कि डिनाइल की स्टेज है, हाँ जी, तो ये कैसे आती है? अच्छा, डिनाइल सबसे पहले जब एकदम आपको इन्फॉर्मेशन आती है या वो लॉस होता है या आपको पता चलता है, तो ब्रेन उस वक्त इस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाता और पहले थॉट आपको आता है कि ये कैसे हुआ, नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि कोई इंसान डेथ को परसीव नहीं कर रहा होता। हम कहते हैं दोबारा चेक करो, चीज चोरी हुई है, गुमी है, तब भी कहते हैं कि कैसे हो गया। यानी आप किसी चीज में भी जाते हो, जैसे किसी रिलेशनशिप में भी जब आप जाते हो, आपके दिमाग में ये नहीं होता कि मेरी डिवोर्स हो जाएगी, या कोई आप कपड़े दर्जी को दे रहे हो, आपके दिमाग में ये नहीं होता कि खराब हो जाएंगे कपड़े, और जब वो आपको पता चलता है कि चीज आपकी चली गई आपके हाथ जैसे आप चाह रहे थे, तो सबसे पहले रिएक्शन यही होता है कि नहीं ये मेरे साथ नहीं हो सकता, दिस इजंट ट्रू, it can't happen to me. So that's a defense mechanism. That's a defense mechanism. उसमें खुद क्या करना चाहिए? आप उस टाइम पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर जब आप डिनाइल में होती हैं, you just have to wait, क्योंकि जो फीलिंग या इमोशन जो आपको स्टार्ट होती है उसका एक प्रोसेस होता है जिससे आपने गुजरना होता है, ठीक है, और वो स्टैटिक नहीं रहता। आप इवेंचुअली उस स्टेज से नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, ठीक है, जो कि होगा एंगर। आपको गुस्सा आएगा उसके बाद, और एंगर में ये होगा कि आप पहला सवाल ये करेंगे क्यों मेरे साथ क्यों हुआ, ये मेरे ही साथ होना था। कभी कभार कुछ लोग नाउजुबिल्लाह अल्लाह ताला को भी क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपको बस मैं ही नजर आया था। और स्पेशली अगर दूसरा इंसान कहे कि इसमें अल्लाह की तरफ से कोई बेहतरी होगी और अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा, तो उस पे लोग बहुत इरिटेट होके कहते हैं कि मेरी किस्मत में ऐसे क्यों लिखा था, मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ। मुझे याद है कि मैं किसी की डेथ पे गई हुई थी और मुझे उस वक्त इतनी समझ नहीं थी, क्योंकि मैं खुद भी शायद कभी ग्रीफ या गम से गुजरी नहीं थी। तो मैंने उनसे कहा अल्लाह आपको सब्र दे, और वो खातून एकदम चीख पड़ी कि सब्र ही तो नहीं देता ना, सब्र ही तो नहीं आता। अब मुझे जब मैंने स्टडी किया इन सब चीज़ों में, खुद भी जब गुजरी, तो मुझे पता चला, समझ आई कि उस एंगर की स्टेज में थी। बिल्कुल। और एंगर की स्टेज को कैसे पे डील करना चाहिए, नहीं कि खुद तो नहीं समझ आ रही ना, लेकिन जो करीब के लोग हैं, मुझे ये बताएं करीब के लोग डिनाइल में क्या करें और फिर एंगर में क्या करें? देखिए, करीब के लोगों का सब एक सपोर्ट सिस्टम ही होना चाहिए। दे नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आपको इन स्टेजेस का समझ आ गया, आपको ऑटोमेटिकली जब आप उन लोगों की तरफ जब जाएंगे उनको सपोर्ट करने के लिए, आपको समझ आ जाएगी कि अब ये इस स्टेज पे, और हमने बस उनके साथ प्रेजेंस देनी है। दैट इज इट। हमने उनके गम को विटनेस करना है, ठीक है। उस वक्त आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, आपने बस अपनी प्रेजेंस और उनको विटनेस देना है, उनको बोलने देना है जैसे भी वो बोल रहे हैं। आपने उन्हें उस प्रोसेस को स्टॉप करने की कोशिश नहीं करनी, या उसकी किसी किस्म की कोई जस्टिफिकेशन देने की कोशिश नहीं करनी। लेट देम पास थ्रू इट। वो स्टेजेस से आहिस्ता आहिस्ता गुजरेंगे, और ये भी नहीं कि वो एकदम सारे स्टेजेस होना शुरू होंगे। वो टाइम के साथ हर बंदे के लिए डिफरेंट टाइम पीरियड होगा उनका, और वो उसके मुताबिक उसी से गुजरेंगे। अब एंगर के बाद
बार्गेनिंग आ जाएगा, ठीक है। बार्गेनिंग में वो क्या गिल्ट होता है बहुत ज़्यादा कि कोई प्यारा जो है बीमार था, वो उसका ख्याल नहीं रख सके, या शायद उसको बचा नहीं सके, या मैं उस वक्त मौजूद नहीं थी जब उनका नज़े की हालत थी, या मैंने उनको जाने दिया और एक्सीडेंट हो गया, मैं ना जाने देती तो एक्सीडेंट ना होता। तो कांस्टेंट बार्गेनिंग चल रही होती कि शायद ऐसे करते तो ये हो जाता। हाँ, इवन डिवोर्स हुई है तो आप कहते हैं कि मैं ये ना बोलती, मैं ये कर लेती, मैं ऐसा हो जाता, उस टाइम पे मैं ये कर लेता। इस किस्म के रिग्रेट्स आते हैं। इस किस्म के रिग्रेट्स इस पे भी दूसरों को क्या करना चाहिए जब वो सुन रहे हैं? इसमें जब वो उनके साथ जब ये बातें वो स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने बस वैलिडेट उनको उस वक्त करना है फीलिंग में, हाँ आई नो कि तुम्हें लग रहा है कि ये सब कुछ करने के बाद ऐसा बचा सकती थी, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू नो तुम्हारा क्या किसी चीज़ पे कंट्रोल था उस वक्त, यू नो सिचुएशन सर्कमस्टांसेस और इन चीज़ों पे क्या कंट्रोल था। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, मुझे पता है कि तुम बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे और तुम चाहते हो, हर इंसान चाहता है कि वो दूसरे इंसान को किसी तरह बचा ले, ठीक है। दैट इज इट, यू जस्ट नीड टू वैलिडेट कंटिन्यूसली। यहाँ पे इन स्टेजेस में आपकी वैलिडेशन ही सिर्फ चल रही है एट दिस पॉइंट। हमारे लोगों को जनरली भी वैलिडेशन नहीं करनी आती, यानी कि हम हर बात पे दूसरे इंसान को यही एहसास दिलाते रहते हैं, जजमेंटल होते रहते हैं कि मतलब तुम अच्छे मुसलमान हो या तुम बुरे मुसलमान हो, यानी एक हमारा ये तरीका बन गया हुआ है। और हम ना किसी न किसी वो स्टैंडर्ड पे उसको देखते रहते हैं कि ये ऑप्टिमाइज हुआ है कि नहीं हुआ है ना। तो ये एक बड़ा मुश्किल मरला होता है कि स्पेशली फिर अब इतना ज़्यादा लोडेड इंसान हमारे सामने आ जाए जो शिकवे शिकायत भी कर रहा है, जो रो भी रहा है, जो डिवेस्टेटेड नज़र आ रहा है, और अब हम वहाँ पे खड़े हुए हैं जबकि हम इक्विप भी नहीं है। तो फ़र्ज़ करें कि अगर हम समझते हैं कि हम कोई ब्लंडर कर देंगे, हम बल्कि कोई ऐसी बात बोल देंगे कि उसका भी दुख बढ़ जाएगा, तो फिर क्या करना चाहिए? बिल्कुल खामोश रहना चाहिए या जाना ही नहीं चाहिए वहाँ? अच्छा, इससे पहले कि मैं इस साइड पे आऊँ, मैं लास्ट स्टेज का भी बता दूँ, जो डिप्रेशन जिस स्टेज में जाते हैं लोग, ठीक है। डिप्रेशन जो होती है वो सैडनेस होगी बेसिकली, जिसको हम सिचुएशनल डिप्रेशन कहते हैं, और वो लॉन्ग टर्म नहीं होती है। उसमें ये होता है कि जो पर्सन जो ग्रीव कर रहा होता है उसका कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा होता, ठीक है। सही। अब इसी सिचुएशन में क्या होता है कि लोग आके वो लेक्चर स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं कि यू नो सब्र करो, अल्लाह की मर्जी थी, तुम्हें मजबूत होने की ज़रूरत है, तुमने अपने बच्चों को देखने की ज़रूरत है, उठो, हिम्मत करो, सब कुछ, यू नो यू जस्ट नीड टू लेट देम बी एट दिस पॉइंट। उस वक्त किसी किस्म का आपका जो लेक्चर है वो काम नहीं आना, उनको रजिस्टर नहीं करना। उनको पता है कि उन्होंने आके जाके अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, अगर कोई बेवा हो गई है या कोई अगर हस्बैंड है उसकी वाइफ की लॉस हो गई कि उसी ने बच्चों को देखना है। आपके कहने से उस वक्त कोई नहीं उठ के बच्चों को देखना शुरू कर, बल्कि उनके गम में इजाफा हो जाना है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर क्योंकि जो लोग खुद गुजरे होते हैं उनको थोड़ी ज़रा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है ग्रीफ की, जो खुद नहीं गुजरे हुए हैं उनको नहीं जब समझ आ रही है तो आप उनसे खुद पूछें कि मुझे बताओ कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं तुम्हारे लिए इधर मौजूद हूँ। तुम्हें अगर कोई चीज़ किसी किस्म की भी हेल्प चाहिए तो बगैर झिझक के तुम मुझे कह सकती हो या कह सकते हो। मैं किसी इन्फ्लुएंसर का पॉडकास्ट देख रही थी तो उसमें उन्होंने बताया हुआ कि उनकी किसी फ्रेंड के फादर की लॉस हो गई और वो किसी से भी बात करने नहीं चाह रहा था। तो उसको उन्होंने क्या किया कि टेक्स्ट मैसेज किया कि मैं तुम्हें रोज़ाना 9 बजे सुबह के टाइम कॉल करूँगा, ठीक है। अगर तुम्हारा दिल किया बात करने को तो तुम फ़ोन उठा लेना, लेकिन अगर तुम्हारा दिल नहीं किया बात करने को तो मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगा, लेकिन ये समझ लेना कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। तो शुरू का जो टाइम पीरियड था, जो डिप्रेसिव स्टेट था जिसमें उसके किसी से बात करने को दिल नहीं कर रहा था, वो फ़ोन नहीं उठाता था, लेकिन ये जो फ्रेंड था ये कंसिस्टेंटली 9 o'clock सुबह कॉल करता रहा उसको, और कुछ टाइम के बाद उसने फ़ोन उठाना भी शुरू कर दिया और फिर बातचीत स्टार्ट की कि तुम्हारा दिन कैसा गुजरा, ऑल दैट। तो उससे फिर उस फ्रेंड ने बाद में बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा उस स्टेट में सपोर्ट मिली, क्योंकि तुमने मुझ पे इम्पोज नहीं किया, तुमने मुझे आपकी बात से ना ये जो आप बता रही हैं वो वाकया याद आ गया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पे थे और अल्लाह सुब्हाना ताला की इजाज़त से उस मुकाम पे गए जहाँ उनकी वालदा जो थी वो वहाँ पे थी, उनकी कब्र थी। तो वहाँ पे ना वो बैठ के अपनी वालदा को याद कर रहे थे, सहाबा इकराम उनके साथ थे और रो रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे और अपने वो बचपन की बातों को याद कर रहे थे। और उसमें ये आता है कि जो सहाबा इकराम थे वो भी साथ साथ रो रहे थे, यानी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोता देख रहे थे और वो भी साथ साथ उनके ग्रीफ में साथ शामिल हुए थे। उन्होंने उस वक़्त फ़ौरन जो है कुछ भी नहीं कहा, हाँ बाद में ज़ाहिर उनसे पूछा और बातचीत की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो ग्रीफ का जो आप बात कर रही हैं कि वो जो साइकिल चल रहा है, जैसे समझे एक वेव आ रही है, उसको गुजर जाने दें और उसके बाद ही क्या करना है उस मामलात को आप समेटेंगे। वो कहते हैं ना, एक सेइंग है, टू डील विद पेन यू हैव टू गो थ्रू द पेन।
अगर आप उसके गो थ्रू नहीं करेंगे तो आप उसके साथ डील नहीं कर सकते। लेकिन हमारा ऐसे होता नहीं है कि हम सब कहीं ना कहीं ग्रीफ में तो होते हैं। हम में से कौन सा ऐसा इंसान है जो कहे कि मैंने कभी ग्रीफ को एक्सपीरियंस नहीं किया? ये तो हम सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। लेकिन जब हमने ये एक्सपीरियंस किया भी होता है तो दूसरे की दफा में फिर क्यों हम वही बड़ी बड़ी गलतियां करना शुरू कर देते हैं? वो इसलिए कि लाइक आई सेड पहले भी, जैसे मैंने कहा कि हम लोग ग्रीफ इलिटरेट हैं। शायद हम रश करना चाहते हैं कि किसी तरह अगले बंदे का दुख और दर्द को जो है ना फ़ौरन हम दूर कर लें, ताकि क्योंकि हमें बेहतर महसूस करती है चीज़। हमने किसी की हेल्प कर ली, हम अपने पर्सपेक्टिव से दूसरे की हेल्प करना चाह रहे हो कि जो हमें सही लग रहा होता है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग यहाँ करने की ज़रूरत है कि आपने अगले से पूछना है कि वो क्या चाह रहा है। सही। क्योंकि हर इंसान का ग्रीफ का डील करने का तरीका, लाइक आई सेड, सबके जैसे फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट है ना, सबका ग्रीफ को डील करने का तरीका भी डिफरेंट होगा। ठीक है। तो आप तो नहीं उस पर्सन के दिमाग में जाके देख सकते, दिल में जाके देख सकते कि वो क्या चाह रहा है। आप पूछेंगे तो वो चीज़ आपके सामने आएगी कि ये किस तरह मैं इनकी सपोर्ट या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अच्छा, हमारा कल्चरल एक सेटअप ये भी बन चुका हुआ है कि लेट्स से अगर मुझे किसी चीज़ पे ग्रीफ फील हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा अंदर दिल में ये सारे स्टेजेस गुजर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैंने इस बात को एक्नॉलेज कर लिया, पहले तो अपने लिए एक्नॉलेज करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हमें हर जगह बताया जाता है बहादुर बनो बहादुर बनो बहादुर बनो। तो मैं तो कमज़ोर मुसलमान हूँ, मैं तो गलत काम कर रही हूँ, मैं तो गलत चीज़ सोच रही हूँ और शायद मैं कुफर की तरफ जा रही हूँ। अब जैसे देखें ना, वो जो आपने बताया एंगर की स्टेज आती है जिसमें इंसान शिकवे शिकायत भी करना शुरू कर देता है, मैं तो नाशुक्री कर रही हूँ। हाउ टू रिकग्नाइज के ये मुझे इस वक्त ग्रीफ महसूस हो रहा है, और फिर ये कि जैसे आपने इतनी अच्छी तरह ये पूरा इसका साइकिल बताया, जो शुरू के सारे डिफरेंट डिफ़िकल्ट स्टेजेस हैं जो स्पेशली, तो इनको मैं रिकग्नाइज करके थोड़ी देर बैठ कर वो अपने आप को सेटल कर लूँ। जब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड गुजर जाएगा ना, और जब आप इन स्टेजेस से निकलना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ग्रीफ एक इमोशन है बेसिकली, और इमोशन जो होता है कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं चलता। ठीक है, आप उस स्टेज से निकल कर आएंगे, राइट, और आप एक्सेप्टेंस की स्टेट में भी आएंगे ऑटोमेटिकली। और वहाँ पे जैसे हम कहते हैं, एक टर्म है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसको लोग कहते हैं, मैं एक वर्ड यहाँ पे यूज़ करती हूँ, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। ठीक है, आपका इवेंट्स के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। किसी के चले जाना, ज़िंदगी और मौत आपका इख्तियार नहीं है। लॉस के ऊपर आपका इख्तियार नहीं, वो आपकी किस्मत में लिख दिया गया है। वो आपका सर्कल ऑफ एक कंसर्न बन गया। ठीक है, चूँकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या चीज़ है? आपके कंट्रोल में वो स्टोरी जो आप, और जो नैरेटिव आप उस लॉस के साथ एसोसिएट करते हैं, सही, वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। मैं किस तरह की कहानी इसके साथ एसोसिएट कर रही हूँ? क्या मैं एक नेगेटिव कहानी इस लॉस के साथ एसोसिएट कर रही हूँ, या एक पॉजिटिव आउटलुक देखने की कोशिश कर रही हूँ, या मैंने इससे कुछ सीखा है? क्योंकि जब कोई आपकी ज़िंदगी से चला जाता है, आप एक नया इंसान बन के सामने आते हैं। जैसे एक इंसान, शादी होती है तो आप एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं, आप किसी और मुल्क में मूव कर रहे हैं तो आप वहाँ पे एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करने वाले हैं। ये भी आपके लिए एक नई ज़िंदगी है। ठीक है, इसके ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया वो बस ख़त्म हो गया, चला गया। आपकी मेमोरीज में वो जिंदा रहेगा। ठीक है, आप उस दुख और दर्द से उसको मिस भी करेंगे, उस दुख और दर्द से आप गुजरेंगे भी। ठीक है, और लेकिन बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं इसके साथ, इस लॉस के साथ किस किस्म की, क्या मैं नेगेटिविटी एसोसिएट कर रही हूँ कि बस मैं तो अब डूम्ड हूँ, मैं ख़त्म हूँ, मैं जिंदा नहीं रह सकती, या मेरे अंदर गिल्ट है कि अगर मैं खुश हो रही हूँ तो मैं इस इंसान को बिट्रे कर रही हूँ, क्या क्या या मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो रही हूँ, क्योंकि अल्लाह ही है जो मुझे बनाने वाले हैं, जो उन्होंने मुझे क्रिएट किया और जिसने मुझे इस इम्तिहान से गुजार रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस का रोल आता है। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि ये जो एक्सेप्टेंस की आप बात करिए, क्या ये ऑटोमेटिकली हम स्टेज पे जाएंगे या इसके लिए हमें कोई हेल्प लेनी पड़ेगी या कोई स्पेसिफिक काम है जो करने पड़ेंगे? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सा आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको बताती हूँ। कहने को तो मैं कह सकती हूँ कि जो स्पिरिचुअल सस्टेनेंस होती है हमारी, ठीक है, वो बहुत हमें हेल्प करती है, वो जो कि एक फैक्ट है, राइट। नमाज पढ़ना, अल्लाह को याद करना, और वो जो दुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा को बताई थी कि जब वो आई थी गम में, उनके हस्बैंड फोत हो गए थे कि मुझसे वो नहीं, मतलब गम बर्दाश्त हो रहा, और उन्होंने उनको वो दुआ बताई। ये सब कुछ हमें गिवन है। ठीक है, अब आते हैं हम साइंस की तरफ, और ये चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी कि अब रिसर्च हो रही है, जैसे हमारे माइंड में न्यूरल पाथवेज बनते हैं जिस तरह हम सोच रहे होते हैं। ठीक है, थॉट्स पे तो अब हमारा इख्तियार है, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस लॉस के साथ हम कॉन्स्टेंटली एक नेगेटिव स्टेट में रहते हैं कि बस अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म है,
अब तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, अब तो मैं कभी भी खुश नहीं हो सकती हूँ, मुझे इसके बाद हम कभी नॉर्मल नहीं हो सकते, मेरे बच्चे जो हैं यतीम हो गए, या मेरी बीवी चलेगी, या मेरे माँ बाप को किसी को कैंसर हुआ और चले गए, और मैं कॉन्स्टेंटली सोचूंगी। तो ये आप इमेजिन करें, एक छोटी सी रोड है, ठीक है, अभी मैं एक छोटी सी स्ट्रीट में चल रही हूँ इस गम के साथ, और मैं कॉन्स्टेंटली नेगेटिविटी में रह रही हूँ, कॉन्स्टेंटली ये सोच रही हूँ कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ। वो स्ट्रीट जो होगी डबल रोड बन जाएगी आपकी, गम की डबल रोड से आप मोटरवे पे चढ़ जाएंगे। मतलब वो न्यूरल पाथवेज इस कहानी के इर्द गिर्द आपके स्ट्रांग होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई और भी आपको फ़ोन करके कांटेक्ट करके कह रहा है कि यार तुम कैसे फील करिए, तुम कैसे महसूस करिए, तुम्हारा कैसे कोप करिए, जो भी व्हाटएवर, उसमें भी जब आप उसी कहानी में बार बार जाएंगे, यार बस मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मैं तो बस ना उठ सकती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मुझसे क्यों मेरे साथ ये सब कुछ है, देन अगेन आप उसी कॉन्टेक्स्ट में रूमिनेट करें और वही न्यूरल पाथवेज आप डेवलप करें। ठीक है, वो मसल स्ट्रांग हो रहा है, वो मसल स्ट्रांग। मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक खातून आई थी जिनके हस्बैंड की बड़े ट्रैजिक सर्कमस्टांसेस में डेथ हो गई थी। ठीक है, उसी दौरान मेरी फैमिली में मेरी खाला थी, उनके हस्बैंड की भी डेथ हुई थी, और वो भी बहुत ट्रॉमेटिक और ट्रैजिक डेथ थी उनकी। दोनों एक एज ग्रुप की थी, दोनों के बच्चे भी उसी एक एज ग्रुप में थे। तो इन खातून की जो कोपिंग थी वो नहीं हो रही थी, वो कॉन्स्टेंटली इसी में रूमिनेट कर रही थी कि बस ज़िंदगी अब तो ख़त्म हो गई है, मेरे बच्चे यतीम हो गए हैं, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, इनका फ्यूचर बर्बाद हो गया है, बच्चों बाप के बगैर बड़े होने वाले बच्चों की क्या ज़िंदगी होती है। दूसरी तरफ मैं अपनी खाला को भी साथ साथ पैरेलल में देख रही थी, वो भी इस फेज से गुजरी, ये जो सारे स्टेजेस थे उससे गुजर रही थी, जितने भी थे, डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, गिल्ट, सब कुछ उनका भी चल रहा था। कुछ अरसे बाद मैंने देखा कि वो नॉर्मलाइज करना शुरू हो गई अपनी लाइफ को, और ये वो खातून थी जो टोटली अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट थी हर चीज़ के लिए। उनको बाहर की दुनिया को कुछ पता ही नहीं होता था, सारे काम तो वो करके दे देते। तो मैंने उनको एक दफ़ा कॉल किया और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा खाला आपने कैसे कोप किया, मतलब आपका तो जो बड़ी बच्ची थी वो भी FSC में थी, उसके तो उन बच्चों का सारा फ्यूचर आगे पड़ा हुआ था, और आपने तो बाहर की दुनिया भी कभी नहीं देखी। तो वो उन्होंने बड़ी एक खूबसूरत बात की जिससे मुझे बड़ा क्लिक किया कि ये दिस इज़ हाउ शी डेवलप पॉजिटिव न्यूरल पाथवेज। पर उन्होंने मुझे कहा ये जुदाई मेरी ज़िंदगी में लिखी हुई थी, और ये जुदाई जो थी वो किसी और सूरत में भी हो सकती थी, या तो मुझे डिवोर्स हो सकती थी, या मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर सकते थे, या मैं मर सकती थी। तो शायद अल्लाह ताला को था कि मैं ये चीज़ मैनेज कर लूँगी, मैं कोप कर लूँगी, तभी अल्लाह ताला ने ये जुदाई मेरे लिए रखी। सही। तो इस तरह उन्होंने अपने लिए पॉजिटिव न्यूरल पाथवेज डेवलप किए, अपनी रिसोर्स को यूज किया कि हाउ कैन आई मेक माई लाइफ एंड माई चिल्ड्रंस लाइफ बेटर। तो वो इसी तरह आपके ब्रेन फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है उस ट्रेजेक्ट्री में। So this is अच्छा, ये मैंने ना यंगस्टर्स में बहुत देखा है, क्योंकि यूथ को मैं पढ़ाती भी हूँ, मुख्तलिफ कॉलेजेस में जाती हूँ। उनका जो दिल टूटता है ना, और जो उनका ग्रीफ शुरू होता है जब मोहब्बत में धोखे होते हैं, और जिसके साथ आपका एक रिलेशनशिप है और आपने बड़ा सोचा हुआ था, ग्लोरीफाई किया हुआ था कि जी अब हमारी शादी भी हो जाएगी, और वो नहीं होती, लड़का छोड़ जाता है, लड़का और लड़कियों में इन्वॉल्व हो जाता है। मैंने देखा है कि वो ना एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं जाना, एक कुछ जाना नहीं चाहती, कोई एडिक्टिव सी फीलिंग हो चुकी होती है, लव एडिक्शन है, वो ना बार बार उन्हीं बातों को रिपीट करती रहती हैं, उसी की क्रेविंग होती है, उसी की तरफ जाना चाहती हैं। कहती हैं वो बेशक मुझसे नफरत भी करे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इस रिलेशनशिप को कैरी करूँ, दोबारा वो बात भी करे तो मैं मिन्नत समाजत करके उसके साथ रह लूँ। ग्रीफ भी इतना ज़्यादा है, ये भी पता है कि जब बात करो कि डू यू सी अ फ्यूचर विद हिम, नहीं मुझे पता है वो ना तो मुझसे शादी करेगा, ना मेरे घर वाले तैयार होंगे, मुझे ये भी पता है वो और लड़कियों में, मुझे ये भी पता है वो सिंसियर नहीं है। ये वाली जो एक्सेप्टेंस नहीं आती, और साथ साथ ग्रीफ का इंटेंसिव फेज लगातार चल रहा होता है, इसको आप कैसे एड्रेस करेंगी? अच्छा, ये जो है ना, इट्स लाइक इसके साथ भी एक सेइंग है कि वी कैन नॉट हील व्हाट वी कैन नॉट फील। ठीक है, अब इस सूरत में ये कि इसमें ये देखने की ज़रूरत है कि ठीक है मैं एक ब्रेकअप से गुजरी हूँ, इसका ग्रीफ है कि मेरा रिलेशनशिप एंड हो गया। वो इनिशियल स्टेजेस ऑफ ग्रीफ में होंगे जो लोग आपके पास अभी आ रहे हैं। ठीक है, इस सूरत में करना क्या होता है कि आप उन लोगों को सर्च आउट करें जो इस प्रोसेस से शायद गुजर चुके हैं, लेकिन वो किसी और स्टेज पे हैं लाइफ के, टू सी कि अच्छा मेरी तरह और भी लोग हैं जो इस स्टेज से गुजर के बेहतर महसूस करें या बेहतर जिंदगी गुजारें। क्योंकि जब हम भी कहते हैं ना वो प्यार में फंस जाते हैं, कोई पसंद आ जाता है, तो हम एक फैंटेसी वर्ल्ड अपने दिमाग में बनाना शुरू करते हैं, और फैंटेसीज कभी भी सच होने के लिए नहीं बनती। फैंटेसी का वर्ड ही उसका क्रक्स ही है कि इट्स अ फैंटेसी, इज अनरियलिस्टिक।
सो आपने यहाँ पे अपनी रियलिटी टेस्टिंग करनी है बाय कॉन्टैक्टिंग सच पीपल और रीचिंग आउट टू सच पीपल जो इस चीज़ से गुजर चुके हैं और अब बेहतर जिंदगी गुजारे, बल्कि देव इमर्ज स्ट्रॉन्गर. देन अगेन यू हैव टू फोकस ऑन योर पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, ना कि लॉस. ठीक है. अगर लॉस हो गया तो क्या मैं वहीं स्टक रहना चाह रही हूँ? मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ, मैंने आगे फ्यूचर तो मुझे नहीं पता, मे बी इस शख्स का मेरा फ्यूचर ठीक नहीं था, दैट्स वाई अभी तो मैं ग्रीव कर रही हूँ, अभी तो मुझे लग रहा है क्योंकि ये मुझे लग रहा है. मे बी यूनिवर्स या दुनिया या अल्लाह ताला नहीं चाह रहे थे कि मैं इनके साथ, उनको पता था कि मैं इसके साथ बेहतर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती. और मैं यहाँ यंगस्टर्स को ना ये एग्जांपल ज़रूर देती हूँ, आई डोंट नो किसी के साथ ये रेजोनेट करता है कि नहीं. अगर सूरह कहफ आप उठाएं, हज़रत मूसा और हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम का जो इंटरेक्शन होता है, जिसमें हज़रत मूसा कहते हैं कि मुझे सब कुछ बहुत ज़्यादा पता है. लाइक अल्लाह ताला ने उनसे जब लोगों ने सवाल किया कि आप कौन सबसे जानने वाला है, तो हज़रत मूसा ने कहा मैं जानने वाला हूँ सबसे. तो अल्लाह ताला को ये नापसंद आई उनकी बात, और उनको बताया कि नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा जानने वाला कौन है. और जब वो हज़रत खज़र से इंटरेक्ट करते हैं और कुछ ऐसे इंसिडेंट होना स्टार्ट होते हैं जिसको वो क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, और बाद में वो उनके सबके बड़े सॉलिड रीजन सारे रीजंस. तो वो रीजंस कुछ टाइम के बाद आएंगे. आप हमेशा ये याद रखें कि इमोशन लॉन्ग टर्म कभी भी नहीं रहता. इमोशन का एक टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड एक दफा आप गुजार लें, आप यू विल इमर्ज स्ट्रॉन्गर. ठीक है. अच्छा, ग्रीफ के इस साइकिल्स पे भी मैं गौर कर रही हूँ और फिक्र कर रही हूँ, तो एक और बात भी मेरे ज़हन में आ रही है कि एक पर्सनैलिटी टाइप भी होती है ना, क्योंकि आप जो एक्सेप्टेंस की बात कर रही हैं, आप कह रही हैं कि वो लोग होते हैं जो उसको पॉजिटिवली देखते हैं और उसके बेनिफिट्स देखते हैं, और वो जो आपने कहा कि पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ की तरफ जाते हैं. लेकिन कुछ की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो बचपन से जवानी के जो मराहल हैं उनमें हमेशा नेगेटिव रहते हैं और गलत चीज़ पिक करते हैं. पिटी, सेल्फ पिटी बहुत है, सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, ये उनके लिए फेस डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो उनकी कोपिंग कैसे होगी, उनको कैसे अपने आप को संभाला जाएगा. दूसरा, मर्द और औरत का डिफरेंस, क्या हमें ग्रीफ में ये फील होता है कि ऐसे डिफरेंसेस हैं और उसको कैसे देखा जाए? अच्छा, पहले जो आपने सवाल पूछा कि जो कॉन्स्टेंटली नेगेटिविटी की साइकिल में स्टक रहते हैं, विक्टिम स्टेट में रहते हैं, उसमें निकल नहीं पाते, उसका लिंक हमेशा कहीं आपके बचपन के साथ होता है. चाइल्डहुड वूंडिंग आप प्रोजेक्ट करते हैं आपने किसी भी सिचुएशन में, कोई टफ किस्म की सिचुएशन है या लॉस हो रही है, ठीक है. अगर आपका चाइल्डहुड में रिसोर्स कम था, पेरेंटल रिसोर्स कम था, आपके प्राइमरी केयर में कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं, या आपके अटैचमेंट वूंडिंग्स हैं पेरेंटल फिगर के साथ, या कोई डिवोर्स हुआ है, या आपकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं किया जाता था बचपन में, या अब्यूज़ था बहुत ज़्यादा, या गिल्ट इंड्यूस किया जाता था आप में बहुत ज़्यादा, तो वही चीज़ आप अपने प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में उसको प्रोजेक्ट करेंगे और आपकी हीलिंग डिफ़िकल्ट होगी. तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी प्रोफेशनल के पास जाके आइडेंटिफाई करें कि मैं इस तरह क्यों हूँ, मैं क्यों किसी सिचुएशन को ऐसे परसीव कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं इस साइकिल से, एक रिपीटेटिव साइकिल से निकल क्यों नहीं पा रहा. और इसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है कि बचपन से बच्चों के साथ हमारे वो बिहेवियर्स होने चाहिए कि हम उनको एक पॉजिटिव पर्सनालिटी जो है उसको एनहेंस कर पाएं. एग्जैक्टली, यू नो, पेरेंट्स का एक बॉन्डिंग अपने बच्चों के साथ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो ताकि वो जब डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस को लाइफ में फेस करें उसके साथ कोप कर सकें. सो जिस बच्चे का रिसोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, या जो इसके सिक्योर अटैचमेंट होगी अपने पेरेंट के साथ, उसका लाइफ में अगर कोई एडवर्स सर्कमस्टांसेस फेस करेंगे, लॉस, उसकी कोपिंग वहाँ पे बेहतर होगी बनस्बत उस बच्चे के जो डिफिकल्ट चाइल्डहुड से गुजरा हुआ होगा. ठीक है. अच्छा, दूसरा अबाउट मैन, मर्द और औरतों का जो एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ है वो डिफरेंट है. ठीक है. एंड वो कल्चरली भी डिपेंड करता है कि किस कल्चर में एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ मर्द के लिए अलाउड है और किसके लिए नहीं है. जो कि हमारे यहाँ मास्कुलिनिटी को एसोसिएट किया जाता है, टफ है, मर्द रोते नहीं है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, तुमने क्या चूड़ियाँ पहनी हुई हैं हाथों में, इस किस्म की टर्मिनोलॉजीज मर्दों के लिए यूज किए जाते हैं. लेकिन औरतों की तरह रो रहे हो. एग्जैक्टली. लेकिन हमें यहाँ समझने की जरूरत है कि एट द एंड ऑफ द डे वो इंसान है. यहाँ मर्द और औरत की डिफ्रेंशिएशन नहीं आती. हम एक टर्म यूज करते हैं मास्क ग्रीफ. मर्द जो होते हैं वो अपनी ग्रीफ को मास्क कर लेते हैं आराम से, बिकॉज उनको वनरेबल और वीक होना सिखाया नहीं जाता. इट इज़ ओके अगर उनको बचपन से अलाउ किया जाए कि वो रोएं, बिकॉज ये इमोशंस अल्लाह ताला ने दिए हैं इंसान को. और ये हम जब अंबिया और सहाबा किराम की जिंदगियों को देखते हैं, तो जब एक्चुअल कोई भी ग्रीफ आया है तो वो रोते नजर आए हैं हमें. वहाँ पे एग्जैक्टली वो ग्रीफ का इजहार करते नजर आए हैं. एग्जैक्टली. और इसका जो एक बहुत ड्रॉबैक है बहुत बड़ा, मैंने जो नोट किया अपने प्रैक्टिस में, कि जो लोग अपने ग्रीफ को इंटरनलाइज करते हैं, स्पेशली मैन,
वो किसी और फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है बाद में, किसी फिजियोलॉजिकल बीमारी की सूरत में, ब्लड प्रेशर है, ये कैंसर हो जाता है, शुगर हेड, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, लॉन्ग टर्म क्लिनिकल डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो ग्रीफ उनकी बॉडी में स्टक है, वो उसको निकलने की कोई आउटलेट नहीं मिली है, और वो इंटरनलाइज हो गया, और गुस्सा बहुत डिस्प्लेस करते हैं, मतलब अपनी फैमिली के ऊपर उनका रेज निकलना शुरू होता है। वो बेसिकली होता ग्रीफ है, लेकिन वो मास्क होके रेज की सूरत में निकलना शुरू हो जाता है। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि उनको ये चीज प्रोसेस करने की आप स्पेस दें, और वो खुद भी अपने आप को अलाउ करें कि नहीं, मैं गम में हूँ और मैंने अपना गम एक्सप्रेस करना है, और इसमें कोई गिल्ट या शेम नहीं है, मैं किसी से कमतर या वीक नहीं होऊंगा, इट्स ओके। कितना टाइम फ्रेम होना चाहिए जिस तक हम वरीड ना हो कि ये शख्स अगर अभी ग्रीफ के साइकिल में है तो इसमें से निकल आएगा? क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं फिर वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैलेंजेस में चले जाते हैं, सुसाइडल भी हो जाते हैं, कई दफ़ा ज़िंदगी से इतने मायूस हो जाते हैं, काम छोड़ देते हैं, और उनकी ज़िंदगी के चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। हाँ, वो फिर कॉन्स्टेंट के ग्रीफ के स्टेट में रहते हैं, जिसको जो कि वहाँ पे फिर एट टाइम्स साइकियाट्रिक केयर की ज़रूरत पड़ सकती है। सो फैमिली को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये बिल्कुल ही डिसफंक्शनल हो गया, रोज़मर्रा की क्या ज़िंदगी जो है उसकी तरफ नहीं पलट के आ रहा है। 6 मंथ्स का टाइम आप दें उसको, अगर 6 मंथ्स के पीरियड के बाद भी ये कॉन्स्टेंटली उस प्रोलॉन्ग्ड स्टेट ऑफ ग्रीफ में कोई रह रहा है और नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ नहीं आ रहा, तो उस सूरत हाल में आपको उनको प्रोफेशनल केयर में लेके जाना ज़रूरी है। हाउएवर, पेन को महसूस करने का ना कोई टाइम लाइन नहीं है। लाइक अगर मैं किसी से सवाल पूछूं कि क्या जो शख्स मर गया है उसने कितना अरसा तक मरे रहना, उसने हमेशा ही मरे रहना, तो वो जो लॉस का एक गम और तकलीफ है वो आपके साथ सारी जिंदगी रहता है। अच्छा, आपने जैसे 6 मंथ्स का और ये सारा कहा, तो जैसे हमारे दीन में है ना कि 3 दिन का सोग है, तो इसको हम कैसे फिर उसके साथ प्लेस करते हैं? अच्छा, सोग जो होगा ना, इट्स बेसिकली ओवर्ट एक्सप्रेशन है, रिचुअलिस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ लॉस है। ठीक है, जैसे फ्यूनरल हो गया, ये मातम हो जाता है, आपने 3 दिन दवा चलनी है, लोगों ने आना है आपके साथ गम करना है, ताज़ियत करना है, आपको सपोर्ट करना है, आपके घर खाना आ रहा है, तो वो तो एक दीनी ओवर्ट एक्सप्रेशन है। ठीक है, जो ग्रीफ है वो इमोशन है, और वो लाइफ टाइम भी आपके साथ रह सकता है। हाँ, जैसे हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखते हैं कि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को हमेशा याद करते थे, और जब भी कहीं ना कहीं कोई ऐसा होता था उनकी याद आती थी तो रो भी पड़ते थे। उनकी बहन को देखा तो रो पड़े, उनका कोई चीज़ देखी तो रो पड़े, कोई ईद का मौका आया, कुछ उनकी तरफ से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उनको याद कर रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि उनका बड़ा ही नेचुरल एक एक्सप्रेशन होता था। जी बिल्कुल, वो उस पर्सन की याद आपके लिए ताज़ा रहती है, और आपका उनके लिए जो एक प्यार और एक मोहब्बत और एक अंडरस्टैंडिंग थी उस रिलेशनशिप, वो आपके साथ जिंदा रहती है एक तरह से। और वो ग्रीफ जो है ना, वो फिर प्यार में एक तरह बदल जाता है, क्योंकि आप उनको फिर अच्छे अल्फाज में याद करते हैं, आप उनकी मेमोरीज को साथ लेके चल रहे होते हैं, दैट हेल्प्स यू टू कोप। सही, वहाँ पे आपकी लाइक आई सेड पर्सनल ग्रोथ वहाँ से स्टार्ट हो जाती है जब व्हेन यू गो इन दैट मोड। अच्छा, ये हमारा ना जो कल्चर है, सोसाइटी है, एक इसकी भी एक्सपेक्टेशन आती है कि नहीं, किसी को देख के कहेंगे हाय ये इतना दुख मना रहा है, अगर कोई चुप होगा तो कोई अपने आप को सेटल कर रहा होगा तो कहेंगे इसको दुख ही नहीं है। तो क्या मतलब हमारे जो लोगों का, जो इर्द गिर्द के अफराद हैं, उनका क्या रोल होता है कि जब एक शख्स को ग्रीफ में देख रहे हैं, कुछ तो हमने साइड बाय साइड डिस्कस किया है, वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको क्या रखनी चाहिए, और एक शख्स जो अपने आप को सेटल कर रहा है उसको उसका कितना प्रेशर लेना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो जब आप ग्रीविंग प्रोसेस में होते हैं, जब वो स्टार्ट होता है, तो आपके जो भी इमोशंस होते हैं ना वो एग्जैस्टरबेट होते हैं। ठीक है, आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस किस्म की चीज़ें आप कह रहे होंगे कि देखो तुम तो बहुत ज़्यादा रो रही हो, गुनाह होता है, मत इतना करो, या फिर वो कह रहे होंगे अच्छा तुम तो रोई नहीं, या तुम तो रोई नहीं, तुम्हें तो गम ही नहीं था इस बंदे का जाने का। उस वक्त आपने बिल्कुल माइंडफुल होना कि आपके इमोशंस आप ही के कंट्रोल में, कोई आपको आके उस वक्त डिक्टेट नहीं कर सकता कि आप कैसे महसूस करें या नहीं महसूस करें। या कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक फैमिली में एक लॉस हो गया, ठीक है, फ़र्ज़ करें पेरेंट का लॉस हो गया, बच्चों को कहा जा रहा होता है आके कि जी खामोश हो जाओ, आपने अपनी अम्मी को संभालना है। अब ये मेरे साथ भी पर्सनली हुआ था, जब मेरे अब्बू की डेथ हुई थी तो मुझ पे आके मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझ पे इतना प्रेशर था कि मेरी अम्मी का गम जो है मुझसे बढ़ के मेरा ग्रीविंग प्रोसेस उस वक्त स्टॉप हो गया, क्योंकि मैं गिल्ट में चली गई कि मैंने नहीं रोना, मैंने नहीं गम मनाना अपने अब्बू के लॉस का, क्योंकि मेरी अम्मी का ज़्यादा बड़ा लॉस हुआ है। और लोग भी जो थे मेरे इर्द गिर्द आके कहते हैं अपने आप को संभालो, तुमने अम्मी को देखना है। मैं आपको बताऊँ, मेरे कज़न की डेथ हुई, मुझसे छोटा है, और उसकी भी इसी तरह से बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, सडन डेथ थी।
और उसकी बेटियां, तो वो जब वो जनाजा था तो उस पर हर शख्स बस यही कह रहा था इन बच्चियों का क्या बनेगा, इन बच्चियों। और वो यंग बच्चियां 12, 13, 14 साल की, उनकी जो कैफियत थी उस वक़्त और उनके जो एक्सप्रेशन थे, यानी मुझे लग रहा था कि वो बाप के गम से ज़्यादा लोगों की बातों से कॉन्शियस हो रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भाभी काफ़ी माशाल्लाह इस मामले में सेंसिबल है। उन्होंने मुझे भी कहा कि मैं अब इनको ना आगे 1-2 दिन जो भी ताज़ियत के लोग आएंगे इनके सामने नहीं करूँगी, तो मैं इनको अलग घर में भेज रही हूँ ताकि वो जो भी उनका अपना दुख है उसको देखें, उसको अपने आप को सेटल करें। और उसके बाद भी अगर फैमिली में कोई ऐसे कोई मौका होता था तो वो अब कभी बच्चों को नहीं लेकर आती थी। वो कहती थी कि वो ना उनके लिए वो बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था अपने बाप का देखना, और स्पेशली जो लोग उस वक्त बातें कर रहे थे या जिस नज़र से उन बच्चियों को देख रहे थे। वो कही थी कि मेरे हस्बैंड ने हमेशा इनको इतना अपलिफ्ट किया, हर काम में कॉन्फिडेंस दिया, तो ये बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए डील करना इस तरह से ना। अगर आपको सपोर्ट नहीं करना आ रहा, आपको समझ नहीं आ रही कि मैंने इन लोगों की हेल्प करने या इनको ढारस देने के लिए क्या बात करनी, तो बेहतर होता है कि आप खामोश रहें। आपकी प्रेजेंस भी उनके लिए हीलिंग होगी। लेकिन इस किस्म की बातें करना जो तकलीफ़ दे अगले बंदे को, और तो आई डोंट थिंक दैट्स कल्चरली और रिलीजियसली और मॉरली ओके। और हम लोग इस चीज़ के लिए आई थिंक माइंडफुल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली कंपैरिजन करना कि ये रो रहा था, ये नहीं रो रहा था, इसको ज़्यादा प्यार था, उसको प्यार नहीं था। हर इंसान का देन अगेन जैसा मैंने कहा है, ग्रीफ को एक्सप्रेस करने का तरीका डिफरेंट है। और अच्छा, एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ, यूजली ये भी होता है कि जो ज़्यादा ओवरटली अपने गम को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है, रो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, सब मतलब नज़र आ रहा है कि वो गम है, सारी दुनिया जो होती है उनके इर्द गिर्द एक घेरा सा बना लेती है, उनको सपोर्ट करने में लग जाती है। लेकिन वो जो नॉर्मल अपेयर हो रहे होते हैं, जिनको आपको लग रहा होता है कि अच्छा ये स्ट्रांग है, इन्होंने अपने आप को संभालिए, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन मेरे ख्याल में, जो मेरे एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा इस वक्त उनको सपोर्ट होती है जो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, उनके पास भी जाने की और उनको भी पूछने की ज़रूरत है। बेशक वो आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे या नहीं दिखा रहे कि हम तकलीफ़ में हैं, लेकिन एक फैमिली जहाँ पे एक लॉस हुआ हुआ है, आपने सबको इक्वली पूछना है, चाहे आपको कोई गम दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। तो वो आई थिंक माइंडफुल होना चाहिए जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कि इस उन लोगों को भी कंसिडरेशन में लाएं। जो जैसे हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मौके पे एडवाइस किया करते थे, जैसे तलबीना है और इस किस्म की खुराक होती थी कि उनके घर में लेके जाएं, और इसी तरह उनको ये खुराक दें। यानी कुछ खुराक भी ऐसी होती है कि अगर हम दें तो उससे भी थोड़ा सा उनका जो ग्रीफ का वो फेज़ होता है। और अब हम मेडिकली भी देख रहे हैं कि बहुत सी डाइट्स ऐसी हैं जो कि आपको या इमोशनली डिस्टर्ब कर सकती हैं या इमोशनली आपको सेटल कर सकती हैं। बेसिकली आपने प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने हैं, बातें करने से नहीं कोई किसी का गम जाता, वो खुद अपने टाइम के साथ उनका गम जो होगा हील होगा। आपने क्या रोल प्ले करना है, उनसे पूछे। अब ग्रोसरी शॉपिंग होती है, बच्चों को होमवर्क कराना है, बिजली के बिल पे करना है, ये छोटी छोटी चीजें जो आप जब गम में होते हैं आप नहीं कर पाते हो, और उस वक्त आपको सपोर्ट की जरूरत होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको बताऊं, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, तो उनके साथ भी इसी तरह से हुआ। उनकी लाइफ में मतलब वो अकेली थी और ना मतलब शौहर हैं ना बच्चे हैं, और वैसे कॉम्पिटेंट हैं, सब कुछ है, लेकिन पहले उन्होंने अपने फादर का लॉस देखा और काफ़ी लंबी इलनेस के साथ। और कुछ अर्से बाद उनकी ना मदर का भी ना इसी तरह से दोबारा से वो एक फेज़ आया। तो बहुत परेशानी में वो मेरे पास आई और वो मुझे कहती हैं कि मेरे लिए इतना मुश्किल है, मुझे इतने फ्लैशबैक्स अभी से हो रहे हैं, हालांकि अम्मी का भी उस तरह का नहीं है स्टेज, तो मैं क्या करूं। तो मैंने उनको एडवाइस किया, उनको एक बड़ी अच्छी जॉब ऑफर हो रही थी। मैंने कहा आप थोड़े कुछ घंटों के लिए घर से बाहर निकलें और आप जाएं और काम करें, आप कैमराज लगा दें, आप एक अच्छी कोई सर्विस हायर कर लें, और बाकी टाइम तो यू आर गोइंग टू बी विद योर मदर। इट्स नॉट लाइक के यू डोंट वांट टू मीट हर, या आप उनका ख्याल नहीं रखना चाह रही, लेकिन आपको भी अपने लिए थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। तो कितने लोगों ने मुझे कहा कि इसने क्या किया, और इसकी अम्मी इतनी बीमार हैं, इसको तो हर वक्त उनकी खिदमत पे रहना चाहिए था। और जब मैंने कुछ लोगों को बताया कि मैंने उसको मशवरा दिया था कि आप ये काम करें, तो वो मुझे कहते हैं कि आपने कितना गलत मशवरा दिया उनको, ऐसे तो आपको नहीं करना चाहिए था। और मुझे याद है कि वो जब जाना शुरू हुई जॉब पे, तो वो वापस आके इतनी अच्छी तरह उनका ख्याल रखती थी, और उसने मुझे कहा भी कि मतलब मैं इतनी खुश हूँ, शुक्र मैंने किया अल्लाह का कि मुझे अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है कि मैं थोड़ा सा अपने आप को स्टेबलाइज कर सकूं। यानी हम कोई उनको स्टेबल करने के कोई फैक्टर्स के बारे में भी नहीं सोचते। मैं इस पे ये हमेशा देखती होती हूँ। हाँ जी, ये आपकी जो आपने बताई अभी स्टोरी अपनी फ्रेंड के बारे में, तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। जब आप जहाज़ में जाते हैं तो आपको एयर होस्टेस जब कहती है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो मास्क के तो पहले आप अपने ऊपर वो मास्क लगाएं, उसके बाद अगलों पे।
तो जब लॉस होता है जैसे आपकी फ्रेंड के फादर का हुआ, तो सबसे पहले जो चीज़ इसके साथ स्ट्रक्चर जो होता है लाइफ का ना, जो उस इंसान के साथ आपका एक एसोसिएशन होती है वो भी आपका डिस्टॉर्ट हो जाता है, वो भी चेंज हो जाता है कम्प्लीटली, ठीक है। अब यहाँ पे फिर एक और एलिमेंट भी आ जाता है, एंटिसिपेटरी ग्रीफ, ठीक है। एक पेरेंट चला गया, कॉन्स्टेंटली एट द बैक ऑफ योर हेड आपका ये कि ये मेरे पेरेंट भी जो है बीमार हैं, या उम्र किस हिस्से में कि किसी वक्त भी जा सकते हैं। या कई दफा ऐसे भी होता है ना कि एक पेशेंट हॉस्पिटल में दाखिल है और अब आपको टर्मिनल इलनेस की कैंसर है या रीनल फेलियर है, कोई और ऐसी बीमारी है, और उसमें डॉक्टर बता देते हैं कि बस इनका अब थोड़ा सा टाइम है। एग्जैक्टली, तो उसी स्टेज से जो केयर टेकर होता है वो ग्रीफ में चला जाता है। पहले उसके लिए वो एक एंटिसिपेटरी ग्रीफ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ लॉस ऑफ देयर ओन लाइफ, जो उस बीमारी से पहले वो गुजार रहे होते हैं उस शख्स के साथ, वो जिंदगी भी उनकी बदल जाती है। उनकी लाइफ का जो रोजमर्रा का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो भी बदल जाता है। सो दिस ग्रीफ एट एवरी लेवल हैपनिंग देयर, और फिर वो इवेंचुअल लॉस भी होना होता है, उसके लिए भी उन्होंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना। तो इसको डील करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये कि जितना आप अपनी जिंदगी को नॉर्मलाइज कर सकें, नॉर्मैलिटी की तरफ लेके जाएं, नया स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करें अपनी लाइफ में, और उसके साथ अगर आप हेल्प ले सकते हैं तो आप वो हेल्प लें। Otherwise, you won't be able to take care of that family member. It's humanly impossible. And I think लोगों को इस चीज को सपोर्ट करना चाहिए, बजाय इसके को अगले को पुट डाउन करो, गिल्ट और इंड्यूस करें कि वो पहली गिल्ट का शिकार है, वो पहली ग्रीफ से गुजर रहे हैं। ऐसे ही है। अच्छा, सिंगल पेरेंट, मैं यहाँ पर उनकी भी बात करना चाहूंगी कि आप देखें कि उनके ऊपर कितना बड़ा लोड होता है, कि वही बात है कि अपनी भी टेक केयर करनी है, अपने दुख भी समेटने हैं, और वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, उनके लिए सपोर्ट स्ट्रक्चर। और अगेन कोई नहीं समझता उनके जज्बात को, और वो हर जगह उनको एक बहादुर बनना होता है, एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बन के सामने आना होता है। उनको क्या आप एडवाइस करेंगी? अच्छा, इस चीज़ से भी मुझे एक बात याद है। कोविड के दिनों में बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही थी, और मुझे लाहौर से एक खातून का फ़ोन आया, और उनके 27 ईयर मैरिज रही, शादी, और फिर हस्बैंड की कोविड में अचानक डेथ हो गई। तो उन्होंने भी बिल्कुल यही बात की कि मुझे समझ आई, डिनाइल में वो गई। जब वो डिनाइल में गई तो उन्होंने फील करना ही, मतलब उनका प्रोसेस कहीं रुक गया वहाँ पे, और उनको इर्द गिर्द सारे लोग ये समझ लाइक अगेन वो एक्सप्रेसिव नहीं थी इमोशन और फीलिंग्स के बारे में, तो लोग ये कहते हैं आप कितनी मजबूत खातून है, आप कितना ग्रेस से आपने इस डेथ को लिया, और आप मतलब इतनी स्ट्रांग हैं, और आप अपने बच्चों को भी लुक आफ्टर करिए। सब कहती नहीं, जब वो मुझे ये लोग बातें करते थे तो मुझे तो अपना आप स्ट्रांग महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन हो क्या रहा था कि ये बातें सुनने के बाद वो अपने ग्रीफ को दबा रही थी, वो उसको सप्रेस कर रही थी। तो उनका यहाँ पे ना सिर्फ खावंद का लॉस हुआ था, बल्कि उनकी लाइफ में जो एक स्ट्रक्चर चल रहा था पहले से, सुबह उठना, खावंद के लिए नाश्ता बनाना, उसके कपड़े तैयार करना, ऑफिस उनका चले जाना, फिर वो वापस आना और उनका खाना तैयार करना, मतलब उनकी सारी जिंदगी हस्बैंड के इर्द गिर्द रिवॉल्व करी थी। तो उनकी जिंदगी में उस वक्त 2 लॉसेस हो गए थे, उनके स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ का भी और उनके हस्बैंड का भी। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट लोग उनको ये कह रहे थे कि आप कितनी मजबूत है, और उनको समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपनी जिंदगी को मतलब किस तरह आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं तो हस्बैंड चले गए, और जब उनको गम एक्सप्रेस करने का कोई आउटलेट ही नहीं कोई दे रहा था, उसको सप्रेस कर रही थी, और वो बहुत बुरी हालत में फिर उन्होंने मुझे कॉल किया। तब मैंने उनको बताया कि इट इज़ ओके टू फील व्हाट यू फील, यू नॉट स्ट्रॉन्ग, आप नहीं है मजबूत, आप इस वक्त बहुत एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है, और आपको राइट है कि आप इस गम मनाएं। और वो फूट फूट के रोई उस वक्त, कहती है मैं पहली दफ़ा रोई हूँ पूरे 1 महीने में अपने हस्बैंड के जाने के बाद, कि हाँ कि इट्स ओके, क्योंकि इट्स ओके कि अगर मैं रो लूँ, और मैं इसके बावजूद भी अपने बच्चों को देख सकूंगी, और मैं अपनी ज़िंदगी में वापस स्ट्रक्चर ला सकूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल जैसी मैं हूँ वैसे मैं ठीक हूँ। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने बेटे को खोया था, फौत हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे, तो जब सहाबा किराम को ज़रा एक डिफरेंट सी बात लगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि भी आंखें जो है आंसू बहा रही हैं, दिल गमगीन है, लेकिन ज़ुबान से सिर्फ वही निकलेगा जो अल्लाह को राज़ी करे। यानी कि आपका असल चीज़ ये है कि ना शुक्री के कलमात ना हो, लेकिन रोना और वो जो आपने दुख बनाने वाली बात की, उससे मुझे ख्याल आया कि दैट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस, और उसको होने देना चाहिए, अलाउ करना चाहिए। अगर आप ग्रीफ से मुंह मोड़ लेंगे, उस प्रोसेस को नहीं होने देंगे, ठीक है, तो वो आपको परस्यू करेगी, और परस्यू करने का मतलब ये है कि वो किसी और फॉर्म में सामने आएगी, किसी बीमारी की सूरत में आएगी, कुछ अभी नहीं, कुछ सालों बाद। लेकिन अगर आप उसको फेस करेंगे ना, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। और मैं यहाँ पे एक और भी चीज़ ऐड कर लूँ, कोविड में मेरा बहुत ग्रीफ के साथ काम करना और बड़ा एक्सपीरियंस हुआ। मेरे जो क्लाइंट्स थे कोविड से पहले, जो जनरलाइज एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट्स थे,
तो मुझे एकदम उनकी काफ़ी फिक्र होगी कि ये जो है ना इनकी स्टेट्स और मज़ीद ख़राब हो जाएंगी क्योंकि अभी आइसोलेशन में जा रहे हैं। और ये लोग जो थे वर्कहॉलिक्स थे बेसिकली, काफ़ी एक्टिव थे अपने प्रोफेशंस में, लेकिन उसके साथ साथ ये चीज़ उनके चल रही। लेकिन मेरे लिए सबसे हैरान कुन बात हुई कि जब ये वापस आए सेशंस में, इनमें से किसी ने भी आइसोलेशन और कोविड और एंजाइटी और डिप्रेशन की बातें नहीं की। इनमें से 90% लोग वो थे जिनकी जिंदगी में कोई लॉस हुआ था और कोई प्यारा इनकी जिंदगी से जा चुका था और वो ग्रीविंग प्रोसेस से ही नहीं गुजरे हुए थे। तो आपको लगता है कि इनको ग्रीफ के प्रोसेस से गुजरने का मौका मिल गया? जब उन फेस टू फेस हुए कोविड की वजह से, अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को उन्होंने जब एड्रेस किया और एक्सपीरियंस किया बेसिकली, तो तब उन्होंने जाके बोलना स्टार्ट किया, वो अपने उस प्यारे के बारे में बात स्टार्ट। और सब ने, मतलब मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग ये चीज थी, और वो उस प्रोसेस से उस दौरान गुजरे एंड दे हील्ड। और वो उसके बाद मेरे पास नहीं आए। किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी, क्लॉस्ट्रोफोबिया कोई चीजें नहीं थी। वो दे डूइंग वेल अल्हम्दुलिल्लाह इन लाइफ। बिकॉज होता ये ना कि हमें वो सेटलिंग टाइम नहीं मिल रहा होता और अपने आप से कनेक्ट होने का टाइम नहीं मिल रहा होता जब डे टू डे लाइफ में हम बिजी होते हैं। थोड़ा सा एक और चैलेंज भी आता है, जो लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, ग्रीफ में होते हैं, इसमें वो लोग आते हैं जो कि एक तो अपने अंदर के दुख हैं उनको ले लेके फिर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, और वो जॉब्स पे हैं, जॉब्स पे उनसे फोकस नहीं किया जा रहा, कोई क्रिएटिविटी नहीं आ रही। इसमें हमारे स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं कि वो स्टूडेंट का कोई ग्रीफ है और वो पढ़ाई कर रहा है, वो फोकस नहीं कर पा रहा, तो वो देन अगेन वो सप्रेस कर रहा है ना, ग्रीफ को बॉटल कर रहा है अपने। क्या करना चाहिए? तो इसमें अच्छा, स्टूडेंट्स में तो जो यंगर जनरेशन है वहाँ वो एनर्जी स्टोर करता है। ग्रीफ बॉडी में एनर्जी की सूरत में स्टोर होता है। उसमें बहुत जरूरी है कि आप अपनी बॉडी को मूव करें। अच्छा, जितना आप उस एनर्जी को अपनी बॉडी से निकाल सकते हैं आप उसको निकालें। ठीक है, गेम्स में इन्वॉल्व हो, फिजिकल एक्टिविटीज में अपने आप को बेसिकली इन्वॉल्व रखें ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो आपकी बॉडी में से निकल सके, डेसिपेट हो सके। ठीक है। अच्छा, और जो बाकी लोग जैसे जॉब्स वगैरह पे होते हैं कोई, देन अगेन अलाउ योरसेल्फ टू फील व्हाट यू फीलिंग। उसको सप्रेस ना करें। ये मत समझें कि अगर मैंने उसको दबा लिया और फिर मैं फंक्शनल हो जाऊंगा तो फिर मैं काम कर सकूंगा। जैसे मैंने अभी आपको कोविड की जो ये मेरे क्लाइंट्स थे, ये वर्कहॉलिक्स थे, ये बड़े सक्सेसफुल हैं अपने प्रोफेशंस में, और ये इन्होंने अपना गम दबाया ही इसलिए था कि हम काम में फंक्शन कर सकें या फोकस कर सकें। तो आप कुछ टाइम ऑफ ले लें, ठीक है, आप किसी ग्रीन जगह पे चले जाएं, या कोई ऐसे फैमिली मेंबर्स के पास जाके रहें जो पॉजिटिव वाइब्स आपको दें, जिनसे आपको पता है कि मुझे सपोर्ट मिल सकती है। आप उन सपोर्ट ग्रुप्स को ढूंढें जहाँ जो ग्रीविंग सपोर्ट ग्रुप्स हैं। अब तो सोशल मीडिया भी है, फेसबुक है, आप बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलें जो इस प्रोसेस से गुजरे, ताकि आपको भी पता चले कि इट्स नॉर्मल जो मैं चीजें फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड रीच आउट करें। मैं हमेशा लोग शर्माते हैं, लोग पूछने और मांगने से लोग कतराते हैं। एक्चुअली हमें लगता है कि ये ईमानी कमजोरी भी है और पता नहीं मेरे कुछ जज्बात की भी कमजोरी है। अगर मैं जाकर किसी से बात कर लूं, किसी प्रोफेशनल के पास चले जाऊं ना, ये भी तक हमारा एक स्टिग्मा चल रहा है कि लोग जो हैं वो हेल्प नहीं लेना चाहते किसी किस्म की। ग्रीफ काउंसलिंग एक पूरा अलग प्रोफेशन है। अब तो हमारे पास हैं वो ग्रीफ काउंसलर्स, आप जाएं उनके पास, आप अपना प्रॉब्लम्स शेयर करें, एंड इट्स काफी हेल्पफुल है। मतलब ग्रीफ मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर जैसे पानी बह रहा होता है दरिया में, ठीक है, गम वो चीज़ है जैसे आप पत्ता फेंके ना, आप उसको अलाउ करें कि उस डायरेक्शन में फ्लो करे। अगर आप एक डंडी लेने या ब्रांच लेके उसको पानी में खबो दें अंदर एक रिवर में, तो उसके एक भंवर बन जाता है, ठीक है, वो फ्लो नहीं करेगा, उधर ही स्टक रहेगा, लेकिन पानी का जो भंवर बनेगा वो उसी तरह वो फंसा रहेगी वो लकड़ी, ठीक है। इसी तरह गम भी अगर आप उसको प्रोसेस नहीं करेंगे, उसको फ्लो नहीं करने देंगे, तो वो भंवर ही बनेगा आपकी जिंदगी में, और वो प्रॉब्लम्स ही के सूरत में सामने आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों की जिंदगी में इस तरह का ग्रीफ होता है कि लॉस आफ्टर लॉस आ रहा है, कंपाउंड हो जाता है ग्रीफ। हाँ जी, यानी मसलन डेथ हुई है, फिर फाइनेंशियल चैलेंजेस आ गए हैं, फिर कोई जॉब का भी मसला आ गया है, फिर कोई बीमारी भी आ गई है, और वो कहते हैं कि हम एक चैलेंज से निकलते नहीं तो दूसरा चैलेंज हमारे लिए तैयार खड़ा होता है ना। ये कैसे कोप कर सकते हैं? ये भी कम्युलेटिव ग्रीफ के अंडर आता है कि वन आफ्टर द अदर आपका जो है ये लॉस पर लॉस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, पहले आपने ये भी एनालाइज करना है कि क्या जो मेरी थॉट प्रोसेस है, क्या मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में तो नहीं हर वक्त रहता, क्योंकि मेरा इस पे बड़ा स्ट्रांग बिलीफ है कि अगर आप नेगेटिविटी पे बहुत ज़्यादा ड्वेल करते हैं तो वो किसी ना किसी तरह नेगेटिविटी में मैनिफेस्ट करता है आपकी लाइफ में। आपका तवक्कल कितना स्ट्रांग है,
आपका कितना एतबार है कि अगर ये चीज़ मेरे साथ हुई तो अल्लाह ताला मुझे इससे बेहतर नवाजेगा, आपका फेथ कितना इस चीज़ में स्ट्रांग है। तो उस चीज़ पे एम्फेसिस करने की बहुत ज़रूरी और एनालाइज करने की ज़रूरत है कि ये अगर मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें आ रही हैं, ये ट्रायल्स, क्या मैं इनसे कोप कर पा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि एक लॉस आया और मैं स्टक हो गया उधर, नहीं, अगर मैं इससे गुजर गया और कामयाबी से गुजरा और अगला लॉस आए तो मैं इससे भी गुजर जाऊंगा। ये नहीं कि हमेशा सारी जिंदगी मेरे ऊपर यही फेज रहेगा। शायद मेरे लाइफ स्पैन में थोड़ा सा ये एक टाइम स्पैन या फेज आ गया जहां मुझे वन आफ्टर दी अदर कोप करना पड़ा इस लॉस से, लेकिन शायद मेरे अंदर वो इतनी कैपेसिटी है, तभी अल्लाह ताला मुझे इस फेज से गुजार रहे हैं। तो मैं किस कामयाबी से गुजर सकता हूँ। देन अगेन रीच आउट टू सपोर्ट सिस्टम्स, इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। अकेले आइसोलेशन में कोई भी लॉस को हैंडल नहीं कर सकता। आपने उन लोगों को सर्च आउट करना है जो आपके लिए, आपको पॉजिटिव वाइब्स है, जो आपको सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। और इस दौरान मैं ये भी लोगों को कहती हूँ कि आप इस चीज़ को भी सोचें कि आप कितने लोगों के लिए सपोर्टिव रहे। अक्सर ये भी होता है ना कि हम गम से गुजरते हैं और फिर हम देखते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन होती है लोगों से और वो लोग नहीं आते आपकी तरफ, या आप सोच रहे होते कि यार मैं इतने मुश्किल वक्त से गुजरा, मेरे पेरेंट की डेथ हुई है, मेरे स्पाउस की डेथ होगी है, मेरे बच्चे की, इस बंदे ने आके मुझे नहीं पूछा, इसने तो मुझे हेल्प ही नहीं की। तो आपको अपने आप से भी ये सवाल करना चाहिए कि मैं कितना किसी के लिए करता हूँ, या जब वो मुश्किल वक्त में थे तो मैं कितना उनके लिए वहाँ पे प्रेजेंट था। तो क्या मेरी मैंने हैंडलिंग भी सही की कि नहीं की, क्या मेरी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक है कि नहीं। तो आप अपना रिसोर्स पहले से डेवलप, अगर आपकी जिंदगी में कोई लॉस नहीं, कोई गम नहीं, लेकिन आप मेक इट अ पॉइंट कि आप उन लोगों को सपोर्ट करें जो आपके आपके प्यारे हैं, जो इन चीज़ों से गुजरते हैं। कुछ ऐसी भी कैटेगरी होती है जिन लोगों को समझ ही नहीं आती है, मतलब आपके रिलेटिव्स में ये होंगे जिनको समझ नहीं आती कि अच्छा फैमिली में डेथ हुई है इस किसी प्यारी की, अब इसको हम कैसे कंसोल करें। तो वो डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं। उनको लगता है कि यार हमारे मुंह से कोई गलत बात निकल जाएगी तो हम जो है फासा रख के ये ज़्यादा बेहतर है। और ये भी फिर उस जो फैमिली होती है जो अफेक्टेड, उनको लगता है कि इन्होंने जानबूझ के किया, हमारा ख्याल नहीं रखा। कि मुझे भी ये मेरे अब्बू की डेथ के बाद रियलाइजेशन, बहुत से लोगों ने मुझे आके कहा कि तुम वैसे ही साइकोथेरेपिस्ट थी, तो हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि तुम्हें हम कैसे सपोर्ट करें। हमारे माइंड में था कि तुम्हारे पास वो रिसोर्स है, तुम खुद ही अपने आप को कर लोगी। हम अब तुम्हें इससे ज्यादा हम क्या तुम्हें बता सकते हैं, हमें तुम्हारी जरूरत हो सकती है, पता नहीं तुम्हें हमारी जरूरत नहीं होगी। तो ये वो कैटेगरी भी होती है। अच्छा, इसमें ना ये भी मैं सोचती हूँ कि अभी मेरे जहन में वो हदीस आ रही है जिसका वो है कि सब्र क्या है, जो आपका कोई भी सदमा, कोई भी मुश्किल आई है, वो पहले झटके पे जो आप रिएक्शन देते हैं, दैट इज सब्र। तो आप देखिए कि अगर जिंदगी में हमारा ये एटीट्यूड होगा कि जब मुझे एक फर्स्ट वो एक झटका लगा है और परेशानी आई है और मैंने अपने आप को, सब्र भी क्या है, सब्र ये कि अपने आप को आपने ठहरा लिया, आपने नेकियां नहीं छोड़ी, आपने गलत काम नहीं किए, आपने अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी है उसके ऊपर वर्क किया। तो देखिए फिर जब बड़े झटके, वो तो सबकी ज़िंदगी में आने हैं, डेथ तो हमने अपनी ज़िंदगी में इनएविटेबली किसी न किसी की देखनी है, तो हम फिर उसको हैंडल करने के लिए ज़्यादा अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं ना। हमारा तो जो इस्लामिक एक फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर है वो तो हमें ऑलरेडी, ये जो आप पॉजिटिविटी की बात कर रही हैं वो होगी, अल्लाह पे तवक्कुल होगा तो हम ज़्यादा अच्छी तरह से सब कुछ कर सकेंगे। अच्छा, लॉस जो ऐसा होता है ना, जो डेथ के ज़रिए, या जो बड़ा लॉस है, कोई किसी की डिवोर्स हो गई है, या और इस तरह के हमने जो चैलेंजेस की बात की है, उसको फिर भी लोग समझते हैं कि अच्छा जी यहाँ पे तो आपको गम हो सकता है, दुख हो सकता है। लेकिन जैसे मिसकैरेज या इनफर्टिलिटी, ठीक है, या बच्चे की डेथ हो जाती है, ये बहुत बड़ा एक लॉस होता है। वैसे तो हम देखते हैं कि हदीस में आता है ना कि जो बच्चे के लॉस पे सब्र करे उसको अल्लाह ताला की तरफ से बैतुल हम्द, जन्नत में वो घर, जो उससे शुक्र किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जो अल्लाह ले गया, जो है बीवी, वो उसको उसकी जो है बशारत दी गई है। तो ये जो इस तरह के भी लॉसेस होते हैं। अच्छा, या ये कि एक लड़की है, उसकी शादी नहीं हो रही, लड़कियों के लिए ज्यादा होने वाली थी और एकदम कैंसिल हो गई। अच्छा जी, रिश्ते आ रहे हैं और वो हर दफा उस साइकिल से गुजर रही है कि जी वही डिस्कशंस हैं, वही बातें हैं, फिर रिश्ते जो ला रहे हैं वो पता नहीं किन किन बातों पे नुक्स निकाल रहे हैं और फिर रिजेक्ट करके जा रहे हैं। और वो बेचारी, उसकी लाइफ भी स्टेगनेंट हुई है कि जी उसको लगता है कि शादी नहीं हुई तो शायद मैं कुछ भी नहीं कर रही। ये इतने सारे जो इस तरह के चैलेंजेस हैं, इनको कैसे देखा जाए, और क्या सोसाइटी इनको रिकग्नाइज करती है कि इसमें आपको दुख हो सकता है, आप परेशान हो सकते हैं? सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली हमारी जजमेंटल ज़्यादा है, सपोर्टिव कम है, ठीक है। तो इसके लिए फिर खुद आपने सोचना है कि मैंने रिमोट कंट्रोल जो है सोसाइटी के हाथ में देना है कि नहीं, ये आपके कंट्रोल में हो। क्या मैंने लोगों की बातों पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हम लोग अनफॉर्चुनेटली कंडीशन भी ऐसे हैं कि हम पीपल प्लीजिंग हैं, ठीक है।
दुनिया क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं। तो हमने खुद चूज करना है हमारा फोकस यहाँ पे क्या है। क्या हमने अपने आप को खुद सपोर्ट करना है, अपने लिए एक डायरेक्शन ढूंढनी है कि अगर हम एक फेज से गुजर रहे हैं, ठीक है, जो हमें पुल डाउन कर रहा है, तो क्या हम जो वो एनर्जी है वहाँ पे जो नेगेटिव एनर्जी, क्या हम उसको ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिविटी की तरफ क्या लेकर जा सकते हैं कि नहीं, या हम नेगेटिव लोगों के इर्द गिर्द रह के और उन्हीं की एनर्जीज को एब्जॉर्ब करते रहें और हम विक्टिम स्टेट में बैठे रहें। जैसे आप यंग गर्ल्स का कह रही हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, ठीक है, तो क्या आप ये सोच के बैठ जाएंगे कि अब मैं तब खुश होंगी, मेरी सेल्फ वर्थ तब मैं अपनी सेल्फ वर्थ को शादी ही से क्या एसोसिएट कर रही हूँ, क्या मेरी दुल्हन बनूंगी और वो सारा कुछ होगा तो मैं बड़ी बड़ी अप्रूवल मिलेगी, आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ, या मेरी सेल्फ एस्टीम जो है बढ़ेगी। क्या कोई और एवेन्यूज है मेरी लाइफ में जिनको मैं यूटिलाइज करके और कुछ और अपनी किस तरह ग्रोथ कर सकूं या मैं रिकग्निशन ले सकूं। सिर्फ शादी एक ऐसी चीज है जिससे मुझे रिकग्निशन मिली है। देन अगेन यू क्रिएट अ फैंटेसी अराउंड योर हेड, ठीक है। तो आपको भी माइंडफुल होना, आपको रियलिटी टेस्टिंग करने की जरूरत है कि ये वक्त मैं जाया ना करूं, इस वक्त को मैं किसी ऐसी जगह यूटिलाइज करूं जो मुझे बाद में बेनिफिट दे, बिल्कुल सही, मुझे नुकसान ना दे कि मैं या तो बैठ के हाथ ऊपर करके बैठी रहूं कि कब वो दिन आएगा जब कि मुझे कोई आके पसंद करेगा और मेरी शादी होगी और तब जाके मैं खुश। आपके पास क्या गारंटी कि शादी होगी भी आप खुश रहेंगी? आपके पास नहीं है वो गारंटी। मैं तो अक्सर ये भी लोगों को कहती हूँ, जब लड़कियां मुझे पूछें, मैं कहती हूँ देखिए जब आपने जन्नत में जाना है ना तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा मैरिड, इफ यू आर नॉट मैरिड आप नहीं जा सकते, ठीक है, सिर्फ मैरिड यहाँ जाएंगे। यानी इसका उससे ताल्लुक नहीं है। हाँ, शादी होनी चाहिए, एक ज़रूरत है और उससे बहुत यानी कि सुन्नत भी है और आधा दीन मुकम्मल होता है। लेकिन अगर नहीं हो रही और आप उसमें कोई अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा वो फंसी नहीं है तो आप अपने आप को डेवलप करें और ग्रो करें आगे, बजाय इसके कि आप वो ग्रीफ जो दुख मनाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करें। अब आपके पास दुनिया की मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, पॉडकास्ट हैं, सोशल मीडिया पे इतनी इन्फॉर्मेशन है, आपके पास ऑनलाइन एक्सेस है डिफरेंट कोर्सेज को, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं। अच्छा, सोशल मीडिया की ये आपने पॉडकास्ट और इनकी बात की है, सोशल मीडिया भी हमारी ग्रीफ को बहुत से तरीकों से एनहांस कर रहा है। एक तो ये कि कुछ भी होता है, चाहे लोकल है इंटरनेशनल है, वो हमारे सामने फॉरेन इमेजरी आती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की इमेज आती है और लोगों का ना एटीट्यूड भी बन गया है, फॉरेन पिक्चर्स लेनी है और बड़ी वो कोई ब्लीड कर रहा है, कोई एक्सीडेंट है, कहीं पे कोई वॉर सिचुएशन है, वो इतनी वो टेरेबल चीज़ें। ठीक है, एक हद तक हमें पता होना चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्या सफरिंग्स हैं, हमारा एज उम्मत क्या रोल है। लेकिन लोगों को मैंने देखा है कि वो देखकर सारा दिन डिप्रेशन में रहते हैं, इतना दुख उनके ऊपर तारी हो जाता है, बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहे होते। कोई नहीं, exactly. इसको कैसे देखना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो आपने इस चीज़ पे माइंडफुल होना चाहिए कि नेगेटिविटी ऑलवेज सेल्स। मीडिया में अगर आप नोट करें, अभी तो खैर सोशल मीडिया आ गया ना, उससे पहले भी जब टेलीविजन भी होता था ना, अगर आप खबरें भी देखें ना तो नेगेटिव खबरें हमेशा, मैंने तो बचपन से ये नोट किया, ज्यादा दी जाती जी। ब्रेकिंग न्यूज आएगी, कभी ये नहीं बताया गया मुबारक हो आपको कि जी हमारे मुल्क में कोई अच्छा काम हुआ है। खबर जो है ना काफी बहुत कम है वो, क्योंकि वो सेल नहीं होती ना, इतनी नेगेटिविटी ज्यादा सेल होती है। अब तो ड्रामे में भी जितने दुख दिखाएंगे, जितना रोना दिखाएंगे, वो टॉप पे चला जाएगा, टॉप ट्रेंडिंग हो जाएगा। तो और अब तो लॉगरिथम आ गया, ठीक है, आप जिस चीज को सर्च करें, जिसको लाइक करें, जिसमें कमेंट करें, वही चीज आपके पास, आपका एक्सपोजर उसी चीज से ज्यादा होगा। तो आपने उसके पैरेलल में पॉजिटिव चीज़ों को भी देखना है साथ, ताकि आपको खुद थोड़ा सा सपोर्ट मिले। क्योंकि अगर आप कॉन्स्टेंटली एक चीज़ पे फोकस्ड हैं और आपको पता है कि इसका एल्गोरिथम बन रहा है, तो यू हैव टू बी माइंडफुल देयर आल्सो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, अभी मुझे एक यंगस्टर मिला अपने मदर के साथ और उसका सेल्फ एस्टीम का बहुत चैलेंज है। उसको हर वक्त लगता है कि मुझे खूबसूरत मैं नहीं हूँ। तो उसने मुझे यही बताया कि मैं ना जो देखता हूँ अपने सोशल मीडिया पे, वो सब खूबसूरत लोगों को देखता हूँ और जो खूबसूरती की बात करें उनको देखता हूँ। तो उसका तो दिमाग ऐसा वो जकड़ा हुआ था उस सोच में, उसको ये एल्गोरिथम्स की वजह से मुझे ज्यादा न्यूरल पाथवेज उसके दिमाग में बन रहे हैं। तो मैंने उसको यही कहा कि आपने डेली ना, मैंने उसे 3-4 टॉपिक्स दिए कि सिर्फ उसका एक छोटा क्लिप या शॉर्ट देखना है इस टॉपिक पे, क्योंकि मुझे पता है कि ऑटोमेटिकली वो उसके वो जो फीड्स आएंगी ना वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, तो कोई थॉट प्रोसेस भी जो है ना वो थोड़ा सा बेहतर होगा। और इंस्टाग्राम पे तो अब रिसर्च हो चुकी है और ये प्रूव हो चुका है कि जो टीन्स में डिप्रेशन है सबसे ज्यादा, उसकी मेजर कॉजिंग फैक्टर इज इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट नाउ। तो आई थिंक पेरेंट्स को भी ये थोड़ा माइंडफुल होने की जरूरत है और बच्चों को भी एजुकेट इस बात पे करें। बच्चे सेंसिबल हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे लॉजिक के साथ, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि जिस चीज़ का ज़्यादा एक्सपोजर होगा वो उनको इम्पैक्ट करेगा। और चले जैसे अभी हो रहा है
फ़लस्तीन का इशू भी जो हो रहा है, जो हमारे सामने, जो कि रियलिटी है, ठीक है, हमने भी अपने आप से भी ये सवाल करना है कि क्या ये सब कुछ देखने के बाद मैं डिप्रेशन में जाके बस गमज़दा ही हो सकता हूँ, या मैं कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकता हूँ अपना हिस्सा डालने और अपना सपोर्ट किस तरह मैं कर रहा हूँ उस कॉज को। पहले तो अपनी ज़ात को ही देखना है ना कि मेरी नमाजें किधर हैं, मेरा ईमान किधर है, क्योंकि मैं तो उस बटरफ्लाई इफेक्ट पे बहुत बिलीव करती हूँ कि मैं बैठ के अपने उसमें एरिया में क्या काम कर रही हूँ और उसका इम्पैक्ट जो है उम्मत पे कैसे जा रहा है, क्योंकि हम सब वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं ना, और उम्मती सब जुड़े हुए आपस में, बिल्कुल जुड़े हुए, एक जिस्म की तरह। तो हम अपना क्या रोल प्ले कर रहे हैं वहाँ पे सपोर्ट देने के लिए उन लोगों को। अच्छा, एक ट्रॉमेटिक ग्रीफ होता है, जैसे आजकल बहुत बच्चे सुसाइड्स की तरफ जा रहे हैं, या तो किसी ने अटेम्प्ट किए या ये कि कर लिए, और आप देखें फिर वही बात आ जाती है कि जी इसने खुदकुशी किया, खुदकुशी हराम है, तो अब वो पेरेंट्स, उनके ऊपर एक फैमिली के ऊपर एक स्टिग्मा आता है पूरा। इसी तरह कोई शख्स मिसिंग है, देखिए किडनैप हो गया, अगवा हो गया, दूसरे मुल्क में कहीं गया है और एकदम से पता ही नहीं चल रहा आप किधर है, आप उसकी पता ही नहीं जिंदा है नहीं है, खुद गायब हुआ है, क्या हुआ है, इस किस्म की बातें पता चलती हैं। तो ये दो एरियाज हैं, इसका जो ग्रीफ होता है ये किस तरह का होता है और उससे कैसे डील किया जाए? ये जो सुसाइड सर्वाइवर्स हम कहते हैं, जिनके फैमिली पीछे रह जाती है और जो पर्सन सुसाइड कमिट कर लेता है, वो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ में वो लोग रहते हैं। उनकी लाइफ में गिल्ट एक बहुत बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, ठीक है, कि एंड देन बार्गेनिंग उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है कि काश हम कुछ कर लेते हैं, उसको किसी तरह बचा लेते हैं। और ये जो फेज़ है इनकी लाइफ में काफ़ी लॉन्ग टर्म रहता है। देन अगेन जो सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं इनके इर्द गिर्द, जो लोग होते हैं जानने वाले, मैंने देखा है कि वो जो है इनके गम को एग्जैस्टरबेट करते हैं जब हम लोग जाके उन लोगों से सवाल जवाब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्या हुआ था? आपने इलाज नहीं कराया था अपने बच्चे का? आपको पता नहीं था कि वो इस तरह की स्टेट में? आप लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया होगा ना, देर कर दी, हमें बहुत अफसोस हुआ। अच्छा, इवेंट क्या हुआ जी, किस तरह किया उसने, कैसे अपने आप को कर दिया, ख़त्म कर दिया ना? तो इस किस्म के सवाल पहले तो बिल्कुल भी नहीं पूछने चाहिए आपको उन लोगों या किसी का कोई नेगेटिव तबसरा था तो वो भी सुना दिया कि फलां ये कह रहा था, वैसे मैंने उसको समझा दिया, लेकिन आपने वो जो भी उसने नेगेटिव बात की वो पूरी बता दी वहाँ पे। एग्जैक्टली। तो प्लीज, आई थिंक एज सोसाइटी, एज पीपल, एज सपोर्ट सिस्टम्स, हमें इस चीज़ को बहुत माइंडफुल होने की ज़रूरत है। आपको जो सर्कमस्टांसेस जिसमें ये सब कुछ हो, वो आपको ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से पता चल जाना है, लेकिन उस फैमिली से जाके आप ये चीज़ ना पूछें। और जो फैमिली है उनको चाहिए कि वो जो पीछे रहने वाले वो खुद एक दूसरे को सपोर्ट करें, ये अंडरस्टैंड करें कि जितनी आपकी इस्तिताअत, ये पहुंच थी, अंडरस्टैंडिंग थी, आपने की। देयर इज ओनली सो मच समवन कैन डू फॉर अनदर पर्सन। बिल्कुल सही बात, ठीक है, जितना आप कर सकते थे, आपकी जितनी इस्तिताअत थी, आपने किया, यू ट्राइड योर बेस्ट। बट इसमें आई थिंक इन फैमिलीज को प्रोफेशनल सपोर्ट लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो इनकी इर्द गिर्द सपोर्ट सिस्टम है उनको भी इन्हें इनकरेज करना चाहिए कि ये लोग थेरेपी के लिए जाएं, क्योंकि ट्रॉमा थेरेपी और फैमिली ट्रॉमा थेरेपी जो है बहुत इफेक्टिव है। EMDR जो है नया एक थेरेपी का एक टाइप है, वो बहुत इफेक्टिव है इस किस्म की सिचुएशंस में। सो प्रोफेशनल हेल्प यहाँ पे डज कम इन अलॉट, ठीक है। अच्छा, दूसरा आप जो बता रही थी मिसिंग पर्सन का, अब ये जो है ये इनके लिए नॉन एंडिंग ग्रीफ है, बिकॉज यहाँ पे क्लोजर ही नहीं है। ना बच्चे होते हैं, हर दूसरे दिन मैं देखती हूँ दिस इज अ मिसिंग पर्सन, बच्चा गली में निकला था, किडनैप, पता ही नहीं ना किधर गया जी, exactly, उठा के ले गया, कहाँ पे है, वहाँ उस फैमिली को जो है क्लोजर नहीं मिलता। Then again, वो I think that's the worst form of grief anybody can go through, क्योंकि आप दरमियान में लटके हुए हो ना, क्या पता आपका होप है, आपके पास होप भी है, आज आ जाए, मिल जाए, से आपका एंटिसिपेटरी ग्रीफ भी चल रहा है कि आप देखिए इसी तरह से कोई ड्राउनिंग हो गई है, अब उसमें जी वो कुछ बॉडीज मिल गई हैं, कुछ नहीं मिल रही, आप कहते हैं क्या पता किसी किनारे पे चला गया हो या बच गया हो किसी तरह से। एग्जैक्टली। तो वी कॉन्स्टेंटली उस साइकिल में ये लोग चलते रहते हैं और ये बहुत डेविस्टेटिंग है। अनफॉर्चुनेटली इन लोगों को जितना भी आप सपोर्ट दो, लेकिन वो एट द टाइम वो फिर वापस उसी जगह पे जाके खड़े हो जाते हैं कि क्वेश्चन मार्क रह जाता है उन लोगों के लिए। बिल्कुल। इसके अलावा मैं जो एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी, आपने जैसे ग्रीफ का साइकिल बताया, एक्सेप्टेंस के बाद अब आपने बताया एक नया, अब वो एक उसमें उन्होंने ऐड ऑन किया है कि आपके पास कोई मीनिंग पर्सनल ग्रोथ हो, मीनिंग हो। ग्रीफ के बाद जो पर्सनल ग्रोथ और मीनिंग होता है वो कैसा होता है? अच्छा, ये अगर आपने कभी नोट किया, जो कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ भी होती हैं, कोई ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा मीडिया हाइप मिल जाता है, किसी की जैसे डेथ हो जाती है, और बाद में आपको पता चलता है जो उसके पेरेंट्स हैं या
कोई भी हुआ, जो पर्सन भी उसका सर्वाइवर होता है, वो कोई ट्रस्ट बना लेते हैं, कोई चैरिटी का काम अपने उस जो प्यारे है उसके नाम से स्टार्ट कर लेते हैं, या कोई अगर किसी बीमारी से गुजरा है और उसकी डेथ उस बीमारी से हुई है तो उस बीमारी से रिलेटेड जो रिसर्च है उसके लिए फंडिंग स्टार्ट कर देते हैं। सो इस तरह वो अपने जो गम है उसको एक मीनिंग देते हैं। तो इसका यहाँ हमें तो ऑलरेडी वैसे बताया गया सदका जारिया है, हमें तो इस्लाम ने डायरेक्ट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप क्या फिर उस बंदे की जो अच्छाई है या अच्छी चीजें हैं या अच्छे ट्रेट्स हैं, कोई जिंदगी में वो कोई अच्छा काम करे तो कि क्या आप उसको और इनहांस करने की कोशिश करें या लोगों को उसकी अच्छाई बता रहे हैं ताकि लोग एजुकेट हों उसकी किसी अच्छे काम की वजह से। तो ये आपके आता है पर्सनल ग्रोथ में कि आप उसको चैनलाइज कैसे करते हैं। जब आपको लग रहा है कि मैं अब स्टेबल हूँ तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिसका अजर उसको भी मिल जाए और मेरी अपनी भी ग्रोथ हो, मुझे भी सुकून मिले दूसरों की शायद हेल्प करके किसी फॉर्म में। बिल्कुल। तो ये यहाँ पे आता है आपका पर्सनल ग्रोथ एंड मीनिंग ऑफ लाइफ आपकी यहाँ पे। अच्छा, हमारा टुवर्ड्स द एंड में आपसे एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट पूछना चाहूंगी, क्योंकि हमने बड़े बड़े मसलों की तो बात कर ली और वाकई वो बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन हमारे घर में एक मासूम सा बच्चा भी होता है और वो बच्चा क्या महसूस करता है, उसका क्या दुख है। यानी एक होता है उसका कि उसकी ज़िंदगी में भी बड़े दुख भी हैं, जैसे वो भी बड़े बड़े लॉसेस को देख रहा है घर में, कोई डेथ हो रही है या और जितने मामलात हमने जिस पे बात की है, पेरेंट्स कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या हम उस बच्चे को ये अलाउंस देते हैं कि वो एक छोटा मासूम बच्चा भी अपने दुख का इजहार कर सके या उसको महसूस कर सके, और वो इन फेजेस से कैसे गुजरता है, नंबर एक। दूसरा ये कि उसका तो दुख ये भी होता है कि मेरा खिलौना टूट गया, उसका तो दुख ये भी होता है कि मेरे पास एक पेट था वो बीमार हो गया या मर गया, उसका दुख ये भी होता है कि उसको किस तरह झिड़क दिया जाता है और उसको लगता है कि या कंपैरिजन दे दिया जाता है जिससे उसे लगता है कि आई एम नोबडी। उसका ग्रीफ कैसा होता है? अच्छा, बच्चों का जो ग्रीफ होता है वो यूजुअली इतना अपेरेंट नहीं होता, लेकिन चूंकि अगर घर में पहले तो मैं लॉस से बात करती हूँ कि कोई पेरेंट जिसकी डेथ हो गई है और बच्चे हैं छोटे, आपने किस तरह उनके साथ डील करना है या वो कैसे ग्रीव करें। एंड अगेन हर बच्चे का जो एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। कोई बच्चे हैं वो बेड वेटिंग स्टार्ट कर देते हैं, कुछ बच्चों में एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, कुछ बच्चे खामोश होना स्टार्ट हो जाते हैं, और डिफरेंट एज ग्रुप का डिफरेंट एक्सप्रेशन होगा ग्रीफ का। सही, ठीक है। तो आपने उस चीज़ के ऊपर माइंडफुल होना है। अब पेरेंट्स को मैं हमेशा ये कहती हूँ, लॉस होने से पहले आपकी फैमिली में कोई डेथ्स हो रही है या टीवी में कोई ऐसी डेथ आ जाता है या किसी एनिमल की डेथ होगी या वही जैसे बच्चे के खिलौने का एंड ऑल दैट, माँ बाप क्या करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, एक और खिलौना ला के दे दूंगा, कोई बात नहीं बेटा, एक और पेट ला के दे देंगे, एक बिल्ली आपकी मर गई, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? इसमें रोने वाली कौन सी बात है? उस बच्चे को डिसमिस कर दिया फौरन, ठीक है। खुद भी पेरेंट्स एक कहानी बना लेते हैं, झूठी कहानी बना लेंगे उसको तसल्ली देने के लिए। हमेशा मैं पेरेंट्स को ये कहती हूँ, आप अपने बच्चों के साथ सच बोला करें। लॉस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपने खुद मॉडल करना है कि ये एक हकीकत है और जी आपकी जिंदगी में लॉसेस आएंगे, कोई बात नहीं, अगर हुआ है ठीक है फाइन, आपको दुख हुआ ना बेटा, आपको गम हुआ, आई अंडरस्टैंड, आप रो सकते हो इसके लिए, मैं हूँ आपके लिए इधर। आपका खुद लॉस हो गया, क्या करेंगे माँ बाप के अपना गम छुपाने की कोशिश कि मेरे बच्चे को ना पता चले कि मैं रो रहा हूँ। आपने बताना है कि नहीं, ये इंसानी कैफियत है जिससे जब ये होता है तो आपने गुजरना होता है, आपको उसको सप्रेस नहीं करना होता। बिल्कुल। तो ये आप जब मॉडल करेंगे तो आपका बच्चा भी उसको अडॉप्ट करेगा लाइफ में जाके, बजाय इसके कि वो शट डाउन करे। इसके अलावा मैंने ये नोट किया कि हम जिंदगी की चीज़ों के बारे में तो बहुत बात करते हैं, डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से भेजते हैं, कोर्सेज कराने के लिए बच्चों को भेजते हैं, लेकिन डेथ की प्रिपरेशन के ऊपर हम टॉपिक पे ना बात करते हैं और ना हम इंटरेस्टेड है कि इन रिलेटेड चीज़ों में ये कोर्सेज में हम बच्चों को डालें। जैसे बेटियों पे है, अव्वल है कि वो माँ को गुस्ल दें। अब कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो इस्लामिक तरीका है गुस्ल कराने का, नहीं आता, वो अपने बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं, किसी ऐसे कोर्स में एनरोल करना चाह रहे हैं। ये बात ही नहीं करनी, बल्कि बच्चे जरा थोड़े से बड़े हो जाते हैं, और अगर कभी कोई पेरेंट कह भी दे कि अच्छा बेटा जब मैं मरूं, नहीं आप ऐसी बातें ना करें प्लीज, नहीं। एक अनरियलिस्टिक सी लाइफ उनके इर्द-गिर्द क्रिएट, और बाद में सोचते हैं कि पता नहीं वो क्या कहना चाहते थे, पता नहीं क्या बात थी। तो आप अपने बच्चे को जब एक बबल में रख रहे हैं और वो जब एक ट्रॉमा से गुजरेगा, जब वो लॉस फेस करेगा, उसको तो हैंडल ही नहीं करना है, क्योंकि वो तो मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं। मैं हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ, आप जनाजों पे जा रहे हैं, आप अपने बेटों को लेकर जाएं साथ, छोटी एज से। फादर्स उनको लेके जाएं, उनको पता चले कि जनाजा क्या होता है, कि ये प्रोसेस क्या होता है।
माओं को चाहिए कि वो खुद भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट करें, जैसे गुस्ल देना, और अपनी बेटियों को भी सिखाएं। कफन का कॉन्सेप्ट बताएं कि घर में कफन पड़ा हुआ है, क्योंकि कभी ईद होते, कोई ओकेजन होता है, खुदा ना खासा किसी की डेथ होती है, शॉप्स बंद होती हैं, तो आपको ये चीज़ें नहीं अवेलेबल। आपके बच्चों को पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये चीज़ कफन पड़ी है, इस तरह का कोई इंसिडेंट खुदा ना खासा हो जाए तो हमने क्या करना है। मुझे याद है कि हम छोटे होते थे, मैं, मेरा भाई, तो हमारी कैट होती थी, वो इसी तरह मर गई, तो हम काफ़ी ज़्यादा इसी तरह परेशान, गमज़दा। तो फिर हमें मेरे पेरेंट्स ने बताया कि अच्छा इसकी कब्र बनाओ, और फिर हमारे साथ किसी मेड को भेजा और उसने वो कब्र बनाई, और फिर हमने उसको दफनाया, और फिर हमने उसके ऊपर कोई पानी डाला, कुछ फूल डाले, जैसे वो होता है। तो हमें बड़ा अच्छा लगा ना कि वी टुक गुड केयर ऑफ दैट कैट, जो जिससे हमें बड़ा प्यार था, और हमने उसको बड़ी अच्छी तरह से रुखसत पेरेंट्स ने फिर आपको एक प्रोसेस सिखाया क्लोजर का जी, वगैरह, उसको स्नप आपको कर देते कि कुछ नहीं होता, बस बाहर फेंक दो, मर गया, कुछ नहीं, एक और आ जाएगा। तो आपका तो वो प्रोसेस वहाँ पे रोक दिया गया एक तरह से। तो वो और ट्रॉमा की सूरत में की मैनिफेस्ट होना था बाद में आपकी लाइफ में। तो क्लोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बच्चों को सिखाना और मॉडल करना बहुत जरूरी है, ताकि बाद में उनका रिसोर्स हो इस चीज़ के लिए, उनको इस चीज़ की अवेयरनेस हो। और एक और भी चीज़ है, यूजली टीनेज में देखा जाता है वो ज्यादा बातचीत नहीं करते। जब कोई गम होता है, जब लॉस होता है उनकी जिंदगी में, वो नहीं शट डाउन करते हैं। तो डायरेक्ट लोग उनसे आके पूछते हैं, अच्छा अबू याद आ रहे हैं, अम्मी याद आ रही है, नाना याद आ रहे हैं, दानी याद आ, वो जवाब नहीं देना चाहते। आपने उनके सामने अपने बारे में डिस्कशन करनी है कि आज मुझे अब्बू याद आ रहे हैं, बेटा आज मुझे अम्मी याद आ रही है। वो बच्चा खुद ही लीड लेगा और वो अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करेगा कि हाँ मुझे भी याद आ रहे हैं, मैं भी ये सोचा था या मैं भी ये कर रहा था। और अगर आपका बच्चा नहीं आपसे बात कर रहा, तो आप जो फैमिली मेम्बर्स हैं या फ्रेंड्स हैं उसके, जिससे वो बच्चा क्लोज है, आप उनको इंगेज करें। आपने जो बच्चों की टीनेज की भी बात की, तो उसमें एक और भी ग्रीफ का वो जो एलिमेंट होता है ना, कि बच्चे का एक ड्रीम है, इतने मार्क्स आ जाएं और मैं इस इदारे में चला जाऊं, और वो नहीं जा पाता, तो वो गमज़दा तो है, वो गम मना रहा है, तो ग्रीफ के साइकिल से गुजर रहा है। हाँ। तो घर वाले कहते हैं बेटा पढ़ लेना था ना उस वक्त, ट्यूशन भी इसलिए लगवा के दी थी। हाँ। और देखो अपने कजन को देखो और बहन भाइयों को देखो, मेहनत की है सबने, तो हुए, तो हमने तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी दिया था, तुमने मेहनत नहीं की। आप सोचिए एक शख्स जो ग्रीफ में है उस वक्त उसकी क्या कैफियत होती है। exactly. और मैं इस फेज से इसलिए गुजरती हूँ कि कभी अगर किसी बच्चे का कोई ऐसा फेलियर हो, तो टीचर्स भी कई दफ़ा मेरे बच्चों को पूछती होती थी कि तुम्हारी अम्मी ने रिजल्ट देखा। उनको लगता था कि जी इनकी मदर तो पेरेंटिंग पे काम कर रही हैं और इन्होंने तो खूब अपने बच्चे की क्लास ली होगी। जब मेरा बच्चा कोई कह दे कि हाँ अम्मा ने देखा, उन्होंने कहा दैट्स ओके, चलो कोई नहीं, आगे हम देखेंगे क्या करना है। तो वो कहती है अम्मा, उनका अजीब सा एक्सप्रेशन होता है टीचर का कि या तो ये बिजी मदर है या एबनॉर्मल मदर है, या घर में कुछ कर रही है और अपने सेशन में कुछ और चीज बता रही है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि हमने इस प्रोसेस को कैसे लेके चलना है। जो एक चीज गुजर गई है उसको वापस जाके उस पे फोकस करने का कोई फायदा नहीं। उसका गम कम नहीं होना उस बच्चे का, बल्कि वो और बढ़ जाना है कि आई एम नॉट गुड इनफ। आपने उससे पूछना है कि बेटा ये तो हो गया, ठीक है, आई अंडरस्टैंड यू आर अपसेट, अब व्हाट हैव यू लर्नड फ्रॉम दिस, इसकी आगे ग्रोथ किस तरह हो सकती। जब वो फेज गम के फेज से गुजर गया, आपने वैलिडेट, उसके बाद आपने पूछना। बिल्कुल। और बच्चे अब स्मार्ट है, दे अंडरस्टैंड, उनको खुद पता होता है, जहां उन्होंने नहीं पढ़ा नहीं किया उनको समझ होती है इस चीज़ की, एंड उसको रेक्टिफाई करने का सोचते हैं। लेकिन अगर आपका फोकस उसी चीज़ नेगेटिव चीज़ पे, तो उन्होंने उस स्क्रिप्ट को पकड़ लेना और उन्हें कहना अच्छा ठीक है, मैं तो हुई ना लाइक, मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ, अब तो मैं ऐसे ही रहूँगा। हाँ, मेरे पेरेंट्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ऐसे। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बात हमने आज की है ग्रीफ की, कोशिश ये की है कि आपको बताएं और अवेयरनेस क्रिएट करें कि ये कितना एक अहम मरहला है कि हम दुख को समझें, ग्रीफ के साइकिल को अंडरस्टैंड करें, और ये भी देखें कि इसी में हमारी ग्रोथ है। इन्ना माल उसरी युसरा, कि जो मुश्किलात आती हैं उसी में आसानियाँ आती हैं, और ये प्रोसेस से हम गुजरेंगे तो तभी हमने आगे बढ़ना है और आगे जाएंगे। तो ग्रीफ जो है ना, उसके दो पार्ट्स ही होते हैं। एक क्या है जो लॉस है, और दूसरा क्या है वहीं से हमारी ग्रोथ का सफ़र शुरू होना है और हमने उसकी तरफ बढ़ना है। तो मैं चाहती हूँ कि आप जिस जिस ग्रीफ से भी गुजरे हैं उसको एक्नॉलेज भी करें, उसको माने भी, उस दुख को अपने समझें भी, अंदर ना रखें। हाँ, ऐसा भी इजहार ना करें जिससे अल्लाह की रज़ा ना आए, वो इजहार करें जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। लेकिन जहाँ जहाँ हेल्प चाहिए हेल्प भी लें, और अपनी ग्रोथ पे और अपने इर्द गिर्द वो अफराद जो कि बहुत गमज़दा हैं, परेशान हैं, उनको भी मौका दें, उनको भी इतनी स्पेस दें, और सोसाइटी में वो कल्चर क्रिएट करें पॉजिटिविटी का कि हम एक दूसरे के लिए बेस्ट सपोर्ट बन सकें। इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।